वेलकम बैक टू माय चैनल टेक मैकेनिकल एंड इलेक्ट्रिकल। आज मैं डिस्कस करूंगा इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसरो यूआरडीसी एंड इस्ट्रक टेक्नीशियन बी मैशिनिस्ट ट्रेड ऑफिशियल क्वेश्चन पेपर जिसका सीबीटी एग्जामिनेशन 18 अप्रैल 2024 कंडक्ट हुआ था। ऑब्जेक्शन करने के लिए आज तक लिंक एक्टिवेट था। आज सुबह 10 बजे लिंक को डीएक्टिवेट किया गया है। तो सबसे पहले उन सभी स्टूडेंट से मैं सॉरी कहना चाहता हूँ जो स्टूडेंट हमें विश्वास करके उसका आंसर की भेजा था और आप लोग बोले थे इसका आंसर की को एनालिसिस करने के लिए यूट्यूब पर और किस किस क्वेश्चन पर ऑब्जेक्शन कर सकते वो बताने के लिए। तो पेपर देखने में काफ़ी टाइम मेरा लग गया है और मेरा 2 दिन से तबीयत ख़राब था, इसीलिए मैं पेपर को अच्छा से चेक नहीं कर पाया था। इस पेपर में 2 से 3 क्वेश्चन का आंसर गलत है जिस पे आप ऑब्जेक्शन कर सकते थे। मैक्सिमम स्टूडेंट ऑलरेडी इसका ऑब्जेक्शन कर लिए हैं। अगर आपको ऑब्जेक्शन करना ही था सिर्फ तो आप पेपर देख के भी आपको कोई फ़ायदा नहीं होगा। अगर आप पूरा पेपर को अच्छा से जानना चाहते हैं, पूरा पेपर का एनालिसिस देखने चाहते हैं, क्योंकि इसमें काफ़ी सारा मैशिनिस्ट ट्रेड का न्यूमेरिकल इसमें पूछा गया है जिसका डिटेल डिस्कशन आज का वीडियो में मैं करूँगा और नॉन टेक्निकल का भी काफ़ी सारा क्वेश्चन इसमें पूछा गया है। सभी का डिस्कशन आज का वीडियो में मैं करने वाला हूँ, इसीलिए वीडियो आप सभी के लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। वीडियो को आप पूरा देखिए और वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सभी स्टूडेंट से मेरा रिक्वेस्ट रहेगा, मैं अकेला एक ही चैनल हूँ जो मैशिनिस्ट टर्नर सभी ट्रेड का साइमल्टेनियसली वीडियो बनाता हूँ फिटर के साथ साथ। एटलीस्ट आप लोग सपोर्ट करते रहना ताकि मैं आने वाला दिन में फिटर मैशिनिस्ट टर्नर का भी ऐसे वीडियो बना सकता हूँ। ओके, देखिए इसका टेस्ट सेंटर का नाम था टीसीएस गीतोवितन। इसका सेकेंड शिफ्ट में एग्जामिनेशन कंडक्ट हुआ था। टेक्नीशियन बी मैशिनिस्ट ट्रेड का क्वेश्चन पेपर है। टेक्नीशियन बी मैशिनिस्ट सेक्शन का पहला क्वेश्चन था नॉन टेक का और वो भी मैथ से पूछा गया था। ए एंड बी कंप्लीट द मैशिनिंग ऑफ ए बैच ऑफ कंपोनेंट्स इन 10 days and 15 days respectively. If both A and B work together, find the time taken to complete the machining of a component. इसमें देखिए सीधा भाषा में आप समझ जाइए, किसी कार्य को करने के लिए ए को 10 दिन टाइम लगता है और वैसे ही सेम उसी काम को करने के लिए बी को 15 दिन का टाइम लगता है। अगर दोनों मिलके एक साथ काम करता है तो कितना दिन टाइम लगेगा उसी काम को पूरा करने के लिए। देखो अकेला कर रहा है इसीलिए टाइम ज़्यादा लग रहा है, दोनों मिलके अगर एक साथ काम करेगा तो एटलीस्ट 10 और 15 जो दिन दिए इससे तो कम टाइम में वो काम को ख़त्म कर सकते, वही आपको निकालना है। तो सबसे पहले ए के लिए आप लिख लीजिए, उससे पहले लिख लीजिए लेट द टोटल पार्ट ऑफ वर्क इज एक्स। मतलब टोटल काम कितना है एक्स, या आप 1 लिखिए, सबसे अच्छा होगा 1 लिखिए। ओके, तो देखिए ए के लिए क्या बोल रहे 10 days में एक पार्ट काम कर सकते, मतलब पूरा काम 1 पार्ट। तो एक दिन में कितना करेगा 1/10 पार्ट काम कर लेगा। उसी तरह बी के लिए अगर हम लोग निकालते हैं, वो अगर 15 दिन में एक पार्ट पूरा काम एक पार्ट, तो एक दिन में कितना करेगा 1/15 पार्ट। तो देखो हम लोग ऐसे बोल सकते हैं ना, ए भी एक दिन में 1/15 पार्ट काम कर रहा है और ए एक दिन में 1/10 पार्ट काम कर रहा है। तो अगर ए प्लस बी को हम लोग जोड़ देते तो एक दिन में कितना करेगा, 1 डे में कितना काम करेगा 1/10 प्लस 1/15। तो इसमें आप अगर एलसीएम करते हो तो आपका 60 आ जाएगा। ओके, तो ऊपर में देखिए 6 आएगा प्लस इधर आपका आएगा 4, तो 10/60 आएगा। तो इसमें 1/6 हो जाएगा। मतलब देखिए ए और बी मिलके जब काम कर रहा है तो एक दिन में 1/6 पार्ट काम कर रहा है। तो आप लोग क्या बोल सकते हो, वैसे ही उसका उल्टा आप लिखिए ए प्लस बी 1/6 पार्ट काम कर रहा है एक दिन में। तो टोटल कार्य कितना था, तो टोटल पार्ट ऑफ वर्क था 1, तो 1 पार्ट काम कितने दिन में करेगा, तो 1/1/6 आप कर लीजिए। तो इधर आपका हो जाएगा 6 डे। मतलब दोनों मिलकर अगर एक साथ काम करेगा तो उसी काम को कंप्लीट करने के लिए 6 दिन का टाइम लगेगा।
तो 6 दिन जो ऑप्शन नंबर बी है वो राइट आंसर हो जाएगा। समझ में आ गया, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, Which among the following is not the purpose of कूलेंट? निम्नलिखित में से कौन सा शीतलक का उद्देश्य नहीं होता है? तो कूलेंट यूज़ करने का कौन सा पर्पस नहीं होता है? तो कूलेंट यूज़ करने का कौन सा पर्पस नहीं होता है वो जानने से पहले आप लोग जान लीजिए कहाँ कहाँ पर या किस लिए कूलेंट को यूज किया जाता है। सबसे पहले कूलेंट मतलब शीतलक किसी जॉब या टूल को ठंडा करने के लिए यूज होता है। टू रिड्यूस फ्रिक्शन बिटवीन द टूल एंड वर्क, टूल और वर्क के बीच में फ्रिक्शन कंटिन्यूसली होते हैं, इसीलिए उसमें गर्मी ज़्यादा होते हैं, गर्मी उत्पन्न होते हैं। तो गर्मी को तो ठंडा करता है, जॉब और टूल को तो ठंडा करता है और फ्रिक्शन को भी कम करता है। टू प्रिवेंट वेयर, और चौथा ऑप्शन टू प्रिवेंट करोजन। देखो एक क्वेश्चन पूछा जाता है व्हाई टैप वाटर इज नॉट यूज्ड इन कूलेंट, कूलेंट में क्यों टैप वाटर यूज नहीं किया जाता है? तो उसमें डेंजर ऑफ करोजन होते हैं, इसलिए मतलब अगर हम लोग कूलेंट में ठंडा पानी यूज़ करते हैं, अगर टैप वाटर यूज़ करते हैं तो टैप वाटर के कारण जंग लगने का चांस होता है, इसीलिए हम लोग कूलेंट में कभी भी टैप वाटर का यूज़ नहीं करते हैं। किस लिए नहीं करते? ताकि करोजन ना लग जाए, जंग ना लग जाए। तो इसमें देखो टू प्रिवेंट करोजन मतलब कूलेंट का तो एक काम जरूर होता है कि करोजन लगने से बचाना है, ठीक है। तो ये भी कूलेंट का एक कार्य होता है कि किसी भी पार्ट में जहाँ पे वर्कपीस और आपका टूल है वो जगह में करोजन ना लगे, इसीलिए कूलेंट ये भी काम करता है। लेकिन टू प्रिवेंट वेयर मतलब किसी को घिसने से बचाने के लिए या किसी को टूट फूटने से बचाने के लिए, तो ये तो कूलेंट का कोई काम नहीं होता, इसलिए ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इसका भी आंसर बिल्कुल सही दिया है आंसर कीवर्ड। क्वेश्चन नंबर 3, द इन्वॉल्यूट गियर कटर्स फॉर कटिंग गियर टूथ फ्रॉम 12 टीथ टू रेक आर अवेलेबल इन द सेट्स व्हिच आर नंबर्ड एज। तो इसमें देखिए जो इनवॉल्यूट गियर कटर है जिससे हम लोग गियर का टूथ कटिंग करते हैं, तो टूथ नंबर 12 से रेक तक टोटल कितने सेट में वो अवेलेबल होते हैं? टोटल 8 सेट में अवेलेबल होते हैं, नंबर 1 से नंबर 8 तक अवेलेबल होते हैं। और इसमें आप सबसे पहले इधर लिख लीजिए कटर 9 और इधर आप लिख लीजिए नंबर ऑफ टीथ कट। इसमें जो आपका टोटल 8 सेट है, सबसे पहले जो आपका नंबर 1 है, नंबर 1 से शुरू कीजिए। इसमें आपका टीथ होता है 135 टीथ टू ए रैक। नंबर 2 कटर में 55 से 134 टीथ होते हैं। नंबर 3 में 35 से 54 टीथ होते हैं। नंबर 4 में 26 से 34 टीथ होते हैं। नंबर 5 में 21 से 25 टीथ होते हैं। नंबर 6 में 17 से 20 टीथ होते हैं। नंबर 7 में 14 से 16 टीथ होते हैं और नंबर 8 में 12 से 13 टीथ होता है। तो क्वेश्चन अब आपको समझ में आ जाएगा। इसमें देखिए आपको बोला है जब इनवॉल्यूट गियर कटर से हम लोग गियर का टूथ कटिंग करते हैं तो उसमें 12 टीथ से शुरू करके, देखिए इसमें नीचे आपका क्या था नंबर 8 जो सेट है उसमें 12 से 13 टीथ होते हैं नंबर 8 कटर में। तो 12 टीथ से शुरू करके 12 टीथ टू रेक आर अवेलेबल। इसमें देखिए 135 टीथ का रेक तक टीथ कटने के लिए कितने सेट में अवेलेबल होते हैं इनवॉल्यूट गियर कटर? टोटल 8 सेट में अवेलेबल होता है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, इसमें आपको पूछा जा रहा है फीलर गेजेस आर यूज टू चेक द। फीलर गेज किस लिए यूज किया जाता है? तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा गैप बिटवीन मेटिंग पार्ट्स। किसी दो मिलने वाला
पार्टों का बीच का जो डिस्टेंस है उसी को चेक करने के लिए फीलर गेज यूज़ होता है। फीलर गेज का ब्लेड का लेंथ होता है 100 मिलीमीटर। इससे भी क्वेश्चन पूछा जाता है। एक क्वेश्चन आपको पूछा जाता है, फीलर गेज इज ऑल्सो कॉल्ड एज। देखो इसमें फीलर गेज किस लिए यूज किया जाता है या किस चीज़ को चेक करने के लिए यूज किया जाता है, इसमें थिकनेस ऑफ पार्ट भी दिया है और गैप बिटवीन मीटिंग पार्ट्स। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा गैप बिटवीन मीटिंग पार्ट्स। बहुत सारा स्टूडेंट ऐसा भी करके आ सकता है कि पार्टों का थिकनेस चेक करने के लिए, ये आपका नहीं होता है, ठीक है। बट फीलर गेज का जब आपको बोलेगा और एक नाम क्या होते हैं तो क्वेश्चन में आपको पूछा जाता है क्लियरेंस गेज या थिकनेस गेज, तो आपको तब करके आना है थिकनेस गेज। ओके, क्लियरेंस गेज राइट आंसर नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 5, इफ n is the number of turns of the crank then the index crank movement for simple indexing is given by। तो इसमें देखिए n is the number of turns of the crank, किसी भी क्रैंक का नंबर ऑफ टर्न्स इज इक्वल टू n होते हैं। तो उसमें सिंपल इंडेक्सिंग के लिए इंडेक्स क्रैंक मूवमेंट किससे दर्शाया जाता है तो 40/n होता है। तो 40/n मतलब होता है नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ द क्रैंक। तो इससे आप किसी भी न्यूमेरिकल को सॉल्व कर सकते हैं। तो इसका भी बिल्कुल सही आंसर दिया है ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 6, द मैकेनिज्म यूज्ड इन द प्लंजर डायल गेज फॉर कन्वर्टिंग लीनियर टू रोटरी मोशन ऑफ द डायल। तो देखिए इसमें जो आपका डायल टेस्ट इंडिकेटर है, जिसको आप डायल गेज इसमें आप बोल रहे हैं, उसमें जो लीनियर मूवमेंट रोटरी मोशन में कन्वर्ट होता है आपका डायल में, तो इसमें कौन सा मैकेनिज्म यूज होता है तो लीनियर मोशन को रोटरी मोशन में करना और रोटरी मोशन को लीनियर मोशन में करने के लिए हम लोग रैक एंड पिनियन मैकेनिज्म का उपयोग करते हैं। इसलिए रैक एंड पिनियन मैकेनिज्म राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7, द मटेरियल यूज टू मेक साइन बार इज। साइन बार को बनाने के लिए किस धातु का यूज़ किया जाता है तो स्टेबिलाइज क्रोमियम स्टील का यूज़ किया जाता है। ओके, और साइन बार का एक्यूरेसी तो 1 मिनट, इसको मैक्सिमम 45 डिग्री एंगल में अच्छे से टेपर एंगल को चेक, मेजरिंग या मार्किंग कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, द सिस्टम इन विच the required feats are achieved by varying the size of the shaft without changing the whole size is called as। तो सेम क्वेश्चन इसरो टेक्नीशियन भी फीटर पेपर में भी आपको पूछा गया है। इसमें आपको बोल रहा है जब आपको फीट को किसी भी फीट को प्राप्त करना होता है, फीट 3 टाइप्स ऑफ होता है। पहला होता है क्लियरेंस फीट, सेकेंड होता है इंटरफेरेंस फीट और तीसरा होता है ट्रांजिशन फीट। तो इसमें जब आपको किसी भी फीट को प्राप्त करना होते तो सबसे पहला होल साइज को प्रॉपरली बना के उसके साइज को आप कांस्टेंट रखते। इसका साइज आपका जब प्रॉपरली बन जाता है होल का साइज, इसी को आप कांस्टेंट रखिए, इसका साइज में कोई हेरफेर नहीं कीजिएगा। तो इसमें जो होल साइज है उसी का साइज के मुताबिक जब हम लोग शेफ्ट का साइज को कम ज़्यादा करते हैं, उसका साइज में जब परिवर्तन करते हैं, इस सिस्टम ऑफ फिट को क्या कहते हैं तो इस सिस्टम को कहते हैं होल बेसिस सिस्टम। तो एक्चुअली होल बेसिस सिस्टम में होता क्या है, होल बेसिस सिस्टम में हम लोग होल को सबसे पहले बना लेते हैं, उसके साइज प्रॉपर बना के उसको कांस्टेंट रखते हैं और उसी का साइज के मुताबिक हम लोग शेफ्ट का साइज को कम ज़्यादा करते हैं हम लोग को रिक्वायर्ड फिट प्राप्त करने के लिए। तो इसी को कहते हैं होल बेसिस सिस्टम। जो कांस्टेंट रहेगा, जिसका साइज आप लोग परिवर्तन नहीं करेंगे, वो आपका वो बेसिस सिस्टम हो जाएगा। होल कांस्टेंट मतलब होल बेसिस सिस्टम जब आपका शेफ्ट कांस्टेंट रहेगा, शेफ्ट का साइज अगर आप पहले प्रॉपर बना के उसको कांस्टेंट रखते हैं, फिर शेफ्ट का साइज के मुताबिक अगर आप होल का साइज को कम ज़्यादा करते हो, हम होल का साइज का वेरी करते हैं, तो वो आपका हो जाता है शेफ्ट बेसिस सिस्टम। जो कांस्टेंट रहता है वो बेसिस सिस्टम हो जाता है। ओके, इसका भी आंसर बी बिल्कुल सही दिया है आंसर कीपर। स्ट्रेडल मिलिंग इज जनरली यूज्ड फॉर। तो स्ट्रेडल मिलिंग जैसे आपका एंड मिलिंग होते हैं, इसका बाद फेस मिलिंग होते हैं, तो इसमें स्ट्रेडल मिलिंग किस लिए यूज किया जाता है तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। मैशिनिंग टू पैरेलल वर्टिकल सरफेसेस साइमल्टेनियसली। तो इसमें देखिए दो वर्टिकल पैरेलल सरफेस को एक साथ जब आपको मिलिंग करना पड़ेगा तो स्ट्रेडल मिलिंग का यूज किया जाता है। इसमें देखिए अलग आप लोगों के लिए मैं अलग से एक स्क्रीनशॉट इसमें पेस्ट करके लाया हूँ स्ट्रेडल मिलिंग। तो इसमें देखिए ये आपका साइड एंड फेस मिलिंग कटर एक साथ काम कर रहा है
और इसमें आपका क्या कर रहा है, मैशिनिंग टू पैरेलल वर्टिकल सर्फेसेस। इसमें देखिए 2 साइड एंड फेस मिलिंग कटर काम कर रहा है, तो इसमें पैरेलल वर्टिकल सरफेस बना रहा है। ओके, तो ये आपका स्ट्रैडल मिलिंग है। देखिए, इट इज़ द ऑपरेशन ऑफ प्रोड्यूसिंग 2 वर्टिकल सर्फेसेज ऑन द बोथ साइड ऑफ द वर्क बाय 2 साइड मिलिंग कटर्स माउंटेड ऑन द सेम आर्बर। तो इसमें जो बीच वाला आपका पार्ट है वो आपका आर्बर है, जिसमें 2 मिलिंग कटर है। देखिए 2 मिलिंग कटर, साइड एंड फेस मिलिंग कटर, इसमें माउंटेनिंग किया जाता है। और एक किस लिए किया जाता है, प्रोडक्शन ऑफ 2 वर्टिकल सर्फेसेस, वर्टिकल सरफेस बनाने के लिए वर्कपीस पर। ओके, और इसमें देखिए बाय यूजिंग सुइटेबल स्पेसिंग कॉलर, सुटेबल स्पेसिंग कॉलर का यूज करके द डिस्टेंस बिटवीन द 2 कटर इज करेक्ट एडजस्टेड करेक्टली। तो आपको जैसा डिस्टेंस चाहिए, आपको अगर डिस्टेंस इधर से इधर तक चाहिए तो आप कॉलर का एडजस्टमेंट करके दोनों कटर का बीच का डिस्टेंस भी आप एडजस्ट कर सकते हो। उस हिसाब से आप 2 पैरेलल वर्टिकल सरफेस का मैशनिंग कर सकते हैं। ओके, द स्ट्रैडल मिलिंग इज कॉमनली यूज टू प्रोड्यूस स्क्वायर और हेक्सागोनल सरफेस। इससे किसी स्क्वायर और हेक्सागोनल सरफेस हम लोग बना सकते हैं। तो स्ट्रैडल मिलिंग का यूज़ करके हम लोग एक साथ 2 कटर के यूज कर रहे हैं, इसीलिए किसी भी वर्कपीस पर एक ही साथ साथ 2 पैरेलल वर्टिकल सरफेस का मैशनिंग कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि एक ही साथ 2 पैरेलल वर्टिकल सरफेस का क्यों मैशनिंग कर रहे हैं, क्योंकि इसमें 2 कटर लगे होते हैं, इसीलिए। 10 नंबर क्वेश्चन, द कास्ट आयरन यूज्ड फॉर मैन्युफैक्चरिंग एब्रेजन रेजिस्टेंस कंपोनेंट व्हिच आर वेरी हार्ड, डिफिकल्ट टू मैशिन एंड कैन नॉट बी वेल्डेड इज। मतलब कास्ट आयरन का वो कौन सा टाइप्स है जो इसमें बोला है कि मैन्युफैक्चरिंग एब्रेजन रेजिस्टेंस कंपोनेंट, जो एब्रेजन रेजिस्टेंस कंपोनेंट होता है जो वेरी हार्ड होता है, उसको मैशिनिंग किया नहीं जा सकता है और उसको वेल्डिंग भी नहीं किया जा सकता है। तो कौन सा कास्ट आयरन होता है, वो आपका व्हाइट कास्ट आयरन होता है, जिसको हम लोग चिल्ड कास्ट आयरन कहते हैं। इसको हम लोग किसी भी मशीन पार्ट्स में यूज नहीं कर सकते हैं और इसको मैशिनिंग करना भी बहुत डिफ़िकल्ट है। और जैसे ग्रे कास्ट आयरन को हम लोग प्रीहीट करके वेल्ड कर सकते हैं, बट ग्रे कास्ट आयरन ग्रे कास्ट आयरन को जैसे हम लोग प्रीहीट करके वेल्डिंग कर सकते हैं, बट व्हाइट कास्ट आयरन को हम लोग प्रीहीट करके भी वेल्डिंग नहीं कर सकते, मतलब इसको वेल्डिंग करना नामुमकिन है। तो इसमें देखिए एक नोट्स आप लोगों के लिए मैं लाया हूँ, ग्रे कास्ट आयरन। तो इसमें कार्बन परसेंटेज रहता है 2.5 to 3.5% होता है। इट इज़ ग्रे बिकॉज कार्बन इज प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ फ्री ग्रेफाइट, मतलब इसमें कार्बन फ्री ग्रेफाइट के रूप में रहता है। इसका हाई कंप्रेसिव स्ट्रेंथ होता है, मैक्सिमम हार्डनेस, लो टेंसाइल स्ट्रेंथ होता है एंड इजी मैशिनेबल होता है। इसीलिए हम लोग किसी भी मशीन का बेस वगैरह बनाने के लिए, जैसे लेद मशीन का बेड बनाने के लिए हम लोग ग्रे कास्ट आयरन का यूज़ करते हैं। ओके, देखिए इसमें आपको बोला है इट इज़ यूज्ड इन मेकिंग आईसी इंजन, सिलेंडर ब्लॉक, फ्लाई व्हील, गियर बॉक्सेस, ये सब चीज़ हम लोग बनाते हैं ग्रे कास्ट आयरन से। और व्हाइट कास्ट आयरन में देखिए इसमें कार्बन कंटेंट 1.75 से 2.3% होता है। इट इज़ व्हाइट बिकॉज कार्बन इज प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ कार्बाइड। तो पहले देखिए एक ग्रे क्यों था, एक ग्रे था क्योंकि कार्बन फ्री ग्राफाइट के रूप में था इसलिए। और इसमें व्हाइट क्यों है, क्योंकि इसमें कार्बन कार्बाइड के रूप में रहता है, जिसको हम लोग सीमेंटाइट कहते हैं। विच इज़ द हार्डेस्ट कंस्टिट्यूएंट ऑफ कार्बन, मतलब कार्बन का जो सबसे हार्डेस्ट स्ट्रक्चर होता है। द हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ होते हैं, लो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ एंड हाई ब्रिटलनेस इसका होते हैं। इट इज़ यूज्ड एब्रेजन रेजिस्टेंस पार्ट वेयर ब्रिटलनेस इज ऑफ मिनिमम कॉन्सन सच एज सेल लिनियर स्लैरी पम्प्स, बॉल मिल्स, लिफ्टर बार्स, एक्सट्रूजन नोजल, सीमेंट मिक्सर, पाइप फिटिंग्स एंड फ्लैंजेस एटसेट्रा। ठीक है, तो आप देखिए इसमें एब्रेजन रेजिस्टेंस और प्रॉपर्टी होता है, जिसका कारण ये बहुत ज़्यादा हार्ड होता है, इसको मैशिनिंग किया नहीं जा सकता है और वेल्डिंग भी नहीं किया जा सकता है। जैसे डक्टाइल आयरन को हम लोग स्पेरोडियल ग्रेफाइट आयरन कहते हैं। इतना ही आप याद रखिए। और इसमें देखिए हार्डनेस किसका कितना होता है, व्हाइट कास्ट आयरन का सबसे ज़्यादा हार्डनेस होता है 350 से 550 BHN का फुल फॉर्म होता है ब्रिनेल हार्डनेस नंबर। ओके, ग्रे कास्ट आयरन होता है 150 से 320, नडुलर कास्ट आयरन का होता है 170 से 330 और मेलेबल कास्ट आयरन होता है 140 से 285 BHN ब्रिनेल हार्डनेस नंबर। ओके, तो इस क्वेश्चन का आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर 80। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, द मैकेनिज्म यूज्ड फॉर टूल फीड इन द शेपिंग मशीन इज। शेपिंग मशीन में टूल फीड
देने के लिए कौन से मैकेनिज्म इसमें यूज्ड होते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पॉल एंड रैचेट मैकेनिज्म इसमें यूज होते हैं। जैसे आप जानते हैं और एक मैकेनिज्म जो कॉमनली यूज्ड होता है, क्विक रिटर्न मैकेनिज्म। क्विक रिटर्न मैकेनिज्म, इसमें जो आपका फॉरवर्ड स्ट्रोक होते हैं उसमें टाइम ज़्यादा लगता है क्योंकि उसमें कटिंग होते हैं, और रिटर्न स्ट्रोक नॉन कटिंग होते हैं, उसमें कटिंग नहीं होता, इसलिए रिटर्न स्ट्रोक जल्दी हो जाता है, उसको टाइम कम लगता है। ठीक है, तो फॉरवर्ड स्ट्रोक में टाइम ज़्यादा लगता है और रिटर्न स्ट्रोक में टाइम कम लगता है, क्योंकि रिटर्न स्ट्रोक में टाइम कटिंग करने का कोई ज़रूरत नहीं पड़ता, इसीलिए फॉरवर्ड स्ट्रोक और बैकवर्ड स्ट्रोक का रेशियो होता है 3:2। इसमें देखो जल्दी रिटर्न हो जाता है, इसीलिए इसी को क्विक रिटर्न मैकेनिज्म कहते हैं। तो इसमें जो आपका नॉन कटिंग स्ट्रोक होता है उसमें आपका जल्दी वापसी हो जाता है, तो जल्दी वापसी होता है, इसलिए क्विक रिटर्न हम लोग इसको हिंदी में कहते हैं, और इस मैकेनिज्म के लिए इस मैकेनिज्म का नाम है क्विक रिटर्न मैकेनिज्म। ठीक है, तो इसमें देखिए, इसमें इससे एक क्वेश्चन आपको पूछा गया है, इसमें डिटेल में मैं आपको समझाऊंगा कि क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा। बहुत सारा स्टूडेंट उसमें ऑब्जेक्शन करने वाले हैं, बट उसमें आपको ऑब्जेक्शन करना होगा या नहीं करना होगा मैं आपको बाद में बताता हूं। तो जब आपको शेपिंग मशीन में टूल फीड देना पड़ेगा, टूल फीड आप कब देते हैं? जब आपका कटिंग स्ट्रोक का शुरुआत होता है उसी में आप टूल फीड को देते हैं, तो इसके लिए पॉल एंड रैचेट मैकेनिज्म यूज होते हैं। 12th नंबर क्वेश्चन, द optimal speed of the spindle required to turn 60 mm bar with a cutting speed of 30 मीटर पर मिनट is approximately। तो इसमें ऑप्टिमल स्पीड आपको निकालना है, तो ऑप्टिमल स्पीड इसमें देखिए आंसर आपको आरपीएम में दिया है, मतलब आपको आरपीएम निकालना है। तो आरपीएम का फॉर्मूला था कटिंग स्पीड इंटू 1000 अपन पाई इंटू डाया। ठीक है, तो इसमें कटिंग स्पीड कितना दिया? कटिंग स्पीड आपका 30 दिया है इंटू 1000, नीचे आपका 3.14 और डायमीटर आपका हो जाएगा 60 डायमीटर दिया है। हाँ, तो इसको जब आप काटते हैं तो इसका राइट आंसर आ जाएगा 159.23। तो ऑप्शन चेक कर लेते हैं कौन सा ऑप्शन राइट आंसर होने का चांस है। तो इसमें देखो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि इसमें 159.23 मतलब अप्रॉक्स आप बोल सकते हैं ये आपका 160 का आसपास हो जाएगा। तो 160 आरपीएम ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ओके, 13 नंबर क्वेश्चन, हेरिंग बोन गियर्स आर यूज्ड इन द हेवी ड्यूटी मशीन। हेरिंग बोन गियर हेवी ड्यूटी मशीन में यूज किया जाता है, लाइक स्टील रोल मिल्स, दे आर स्ट्रॉन्ग, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं, और ये दो पैरेलल शाफ्ट के बीच में पावर को ट्रांसमिट करते हैं। जब दो हेलिकल गियर को हम लोग एक साथ मैच कर देते हैं और दो हेलिकल गियर जब एक साथ अटैच कर देते हैं और वो जब पावर ट्रांसमिशन करते हैं तो उसमें वो आपका बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है और उसमें एक्सियल थ्रस्ट प्रोड्यूस नहीं होता। तो एक्सियल थ्रस्ट मतलब उसका एक्सिस बराबर लोड प्रोड्यूस नहीं होता। तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर ये भी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, shaft of length 150 mm has a tapered portion of length 50 mm, diameter of the taper is 30 mm at one end and 60 mm at the other. If the taper is made by tailstock setover method, the required setover is। तो इसमें tailstock setover मेथड से जब आपको लेद मशीन पर टेपर कटिंग करना पड़ेगा तो इसमें बोला है शेफ्ट का टोटल लेंथ 150 मिलीमीटर, और इसमें से सिर्फ आपको 50 मिलीमीटर में टेपर कटिंग करना पड़ेगा। 50 मिलीमीटर में मतलब टेपर लेंथ होगा सिर्फ 50 मिलीमीटर, और इसमें जो आपका बिग डाया होगा, बिग डाया 70 और स्मॉल डाया 60 होगा। तो इसमें देखिए टेलस्टॉक सेटओवर मेथड से जब भी आप टेपर करते हो तो उसका फॉर्मूला था कैपिटल डी माइनस स्मॉल डी अपन 2 इंटू टेपर लेंथ इंटू टोटल लेंथ ऑफ जॉब। तो इसमें देखिए आपको कर लेना है 70 माइनस 60, नीचे 2 इंटू 50, टेपर लेंथ आपका 50 हो जाएगा, ऊपर में टोटल लेंथ ऑफ द जॉब 150 हो जाएगा। तो इसको जब आप लोग एक्चुअली कटिंग करते हैं तो कटने के बाद 10/100 इंटू 150, तो इधर आपका आ जाएगा 15 मिलीमीटर। मतलब टेलस्टॉक सेटओवर मेथड में जब आप टेपर करते हैं तो उसमें सेटओवर कितना होना चाहिए? 15 मिलीमीटर का सेटओवर होना
चाहिए। तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। तो फॉर्मूला का कमाल है, फॉर्मूला आपको जस्ट याद रखना है। पीजियो इलेक्ट्रिक इफेक्ट इज द फेनोमेना ऑफ प्रोड्यूसिंग या प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज व्हेन मेटेरियल्स आर सब्जेक्टेड टू। तो इसमें देखिए पीजियो इलेक्ट्रिक इफेक्ट किसको कहते हैं, तो पीजियो इलेक्ट्रिक इफेक्ट इज द एबिलिटी ऑफ सर्टेन मटेरियल टू जनरेट इलेक्ट्रिक चार्ज इन रिस्पॉन्स टू अप्लाइड मैकेनिकल स्ट्रेस। तो इसमें बोला पीजियो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कुछ मटेरियल के लिए एक ऐसा क्षमता होता है, उसमें अगर हम लोग मैकेनिकल स्ट्रेस अप्लाई करते हैं तो उसमें उसका रिस्पॉन्स का तौर पे इलेक्ट्रिक चार्ज जनरेट होते हैं। मतलब कुछ ऐसा सर्टेन मटेरियल है, कुछ ऐसा मटेरियल है जिसमें अगर हम लोग मैकेनिकल स्ट्रेस का अप्लाई करते हैं तो उसका रिस्पॉन्स के तौर पे इलेक्ट्रिक चार्ज प्रोड्यूस होते हैं। तो इसी को पीजियो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कहते हैं। तो उसमें मैकेनिकल स्ट्रेस अप्लाई करना होगा तब। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 16 नंबर क्वेश्चन, द कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू बिटवीन टू सरफेस ऑफ द बॉडी एट रेस्ट गिवन द फोर्स एफ एंड द नॉर्मल रिएक्शन आर एक्टिंग ऑन द बॉडी इज डिटरमाइंड बाय। तो आपको म्यू निकालना पड़ेगा। तो म्यू इज इक्वल टू हो जाएगा आपका एफ बाई आर, फोर्स अपन नॉर्मल रिएक्शन। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही दिया है आंसर की पर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर एक आप देख लीजिए। जैसे फीटर के पेपर में आपको पूछा गया था, उसमें आपको टेन थीटा का वैल्यू भी आपको दिया गया था, और टेन थीटा बराबर आप लोग जानते म्यू होता है, और इसमें आपका म्यू इज इक्वल टू हो जाएगा फोर्स अपन नॉर्मल रिएक्शन। ओके, इतना आपको समझ में आ गया है। या म्यू इज इक्वल टू आप लोग ये भी बोल सकते हैं फोर्स अपन वेट, ये भी म्यू का या कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन का फॉर्मूला होता है। 17 नंबर क्वेश्चन, इन द BIS सिस्टम ऑफ लिमिट्स एंड फीट्स गिवन द फीट एज 20H7/G6 हेयर G इंडिकेट्स। तो इसमें देखिए ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड सिस्टम में जब फीट दिया रहता है 20H7G6, तो इसमें G का अर्थ क्या होता है, तो 20 का मतलब होता है बेसिक साइज, H का मतलब होता है फंडामेंटल डिविएशन फॉर होल, 7 का मतलब होता है ग्रेड ऑफ टॉलरेंस फॉर होल, और G स्मॉल है, इसीलिए ये आपका हो जाएगा फंडामेंटल डिविएशन फॉर सेफ्ट। तो इसमें देखिए फंडामेंटल डिविएशन फॉर सेफ्ट, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। और इसमें जो 6 है, G के बाद 6 है, तो ये आपका हो जाएगा ग्रेड ऑफ टॉलरेंस फॉर सेफ्ट या फंडामेंटल ग्रेड ऑफ टॉलरेंस फॉर सेफ्ट। अगर 6 का बारे में पूछता है तो तब आपका C हो जाएगा, आपको G का बारे में पूछा है इसलिए ए हो जाएगा राइट आंसर। 18 नंबर क्वेश्चन, ए लोड ट्रक कवर्स certain distance at 60 km/h and returns back covering the same distance at 40 km/h. Find its average speed for the entire journey। देखो एक लोड ट्रक जब जाता है ए से बी डिस्टेंस तक, तो उसमें 60 km/h गति में जा रहा है, रिटर्न आने का टाइम 40 km/h गति पर आ रहा है। तो उसके एवरेज स्पीड कितना हो जाएगा, बहुत सारा स्टूडेंट 60 + 40/2 करने वाला है, उसमें उसका राइट आंसर 50 आएगा। इसमें 50 भी ऑप्शन है, 50 अगर आप करके आते तो आपका गलत हो जाएगा। एक्चुअली इसका फॉर्मूला था 2AB नीचे A + B। ए मतलब आपका पहला स्पीड जाने का टाइम, और बी मतलब रिटर्न टाइम का स्पीड। तो 2 × 60 × 40 नीचे 60 + 40 100 हो जाएगा। इसको अगर आप कैलकुलेट करते हो तो वैल्यू आ जाएगा 48 km/h। इतना आपको समझ में आ गया, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19, व्हाट इज द फाइनल अमाउंट ऑफ फ्लूइड फ्लोइंग थ्रू ए valve in 1 hour when originally the rate of flow from the valve was 10 unit/hour which is reduced by 80%। तो इसमें देखो, इसमें आपको बोल रहा है कि फाइनल अमाउंट ऑफ फ्लूइड फ्लोइंग थ्रू ए वाल्व आपको निकालना है। पहले किसी भी वाल्व से उसका रेट ऑफ फ्लो कितना था, 10 unit/hour था, मतलब 1 घंटा में 10 यूनिट लिक्विड या फ्लूइड उसमें पास होता था वाल्व का थ्रू। तो अब वो 80% कम हो गया है,
80% कम हो गया है। तो 1 घंटा में, इसमें देखो 1 घंटा में पहले 10 यूनिट फ्लूइड पास होता था किसी वाल्व का थ्रू, अब वो 80% कम हो गया। तो 1 घंटा में कितना फ्लूइड पास होगा उस वाल्व के थ्रू। तो इसमें देखो जब वो आपका 80% टोटल अगर हम लोग 100 मान लेते तो 80% अगर कम हो जाता है तो वो आपका कितना जाएगा, सिर्फ 100 में सिर्फ 20 जाएगा। तो एक में कितना जाएगा, डिवाइड बाय 100। और जब 10 था तो कितना जाएगा, तो इधर आप कैलकुलेट कर लीजिए, सॉरी 10, तो 10 ये आपका ए कटेगा और ये आपका ए कटेगा, तो 2 यूनिट। तब 1 घंटा में सिर्फ 2 यूनिट फ्लूइड पास होगा उसी वाल्व का थ्रू। तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20, इफ द नंबर ए हैज इंडिसेस m by n, देन ए m by n कैन बी इक्विवेलेंटली रिप्रेजेंटेड एज। तो इसमें देखो अगर आपका a m by n ऐसा होता है तो उसको आप और कैसे लिख सकते हैं, तो उसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, a टू द पावर m रूट उसके सामने n भी लिख सकते हैं। तो n का मतलब क्या होता है, जब आप रूट को हटा देते तो फाइनली आपका a m by n हो जाएगा। मतलब इसमें अगर आपका 2 भी रहता है तो ये आपका क्या हो जाएगा, m by आपका 2 हो जाएगा। एक्चुअली a होता है तो ए टू द पावर m by n जब रहेगा इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, ए टू द पावर m रूट इधर आप n लिखिए। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज अ टाइप ऑफ इनडायरेक्ट मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। कौन से इनडायरेक्ट मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है जिस इंस्ट्रूमेंट से डायरेक्टली मेजरमेंट हम लोग नहीं कर सकते, उसी को इनडायरेक्ट मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट कहते हैं। जैसे आपका डायल गेज होता है, जितने भी प्रकार के गेज होता है वो एक्चुअली चेकिंग इंस्ट्रूमेंट होता है, उसे डायरेक्टली मेजरमेंट नहीं मिलता है। प्रोटेक्टर से आपका एक एक्चुअली हम लोग 0 से 180 डिग्री तक एंगल का मेजरमेंट कर सकते हैं विथ 1 डिग्री एक्यूरेसी। स्टील रूल का उपयोग करके भी हम लोग 0.5 मिलीमीटर या इंच में 1/64 इंच के एक्यूरेसी में किसी भी मेजरमेंट को डायरेक्टली चेक कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं। माइक्रोमीटर में भी उसके लिस्ट काउंट होता है, उसमें भी हम लोग 0.01 मिलीमीटर का एक्यूरेसी में डायरेक्टली मेजरमेंट कर सकते हैं। तो इसीलिए ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। Next question number 22, the milling machine lead screw has a pitch of 5 mm. Calculate the change gears required to cut the helix having a lead of 500 mm using a dividing head with ratio 40:1 on a workpiece using the standard sets of 12 gears 24, 24, 28, 32, 40, 44, 48, 56, 64, 72, 86, 100। हाँ, तो इसमें आपको चेंज गियर कितना होगा वो आपको निकलना होगा, ठीक है। इसमें देखिए आपको बोला हेलिक्स हैविंग ए लीड ऑफ 500 मिलीमीटर, तो आप अगर चेंज गियर का यूज़ करते हैं तो उसमें आपका ड्रिवेन गियर और ड्राइवर गियर क्या होगा वो आपको फाइंड आउट करना होगा। तो इसमें देखिए आपको लिख लेना है ड्रिवेन अपन ड्राइवर इज इक्वल टू लीड ऑफ हेलिक्स ब्रैकेट में मिलीमीटर, मतलब लीड ऑफ हेलिक्स मिलीमीटर में, और नीचे आपका हो जाएगा पिच ऑफ लीड स्क्रू, पिच ऑफ लीड स्क्रू इंटू 1/40 जो आपका डिवाइडिंग हेड का रेशियो दिया है। तो इसमें देखिए लीड ऑफ द हेलिक्स मिलीमीटर में 500 मिलीमीटर आपको साफ साफ बोला है, और पिच ऑफ लीड स्क्रू इसमें बोला गया है 5 मिलीमीटर, और इसमें डिवाइडिंग हेड रेशियो 1/40। तो इसमें आपका हो जाएगा 500 डिवाइड बाई 200, तो 5/2 हो जाएगा। तो इसमें देखो चेंज गियर करने के लिए आप अगर ड्रिवेन को अगर 40 करना चाहते हैं तो इसमें आपको 8 से मल्टीपल करना पड़ेगा, नीचे भी 8 से मल्टीपल करना पड़ेगा। तो इसमें आपको 40/16 होना चाहिए, मतलब ड्रिवेन अगर 40 होता है तो ड्राइवर 16 होना चाहिए। बट ऑप्शन नंबर बी को आंसर की में राइट दिया है, बट बी नहीं होगा। अगर ड्राइवर गियर 16 रहता तब राइट आंसर हो सकता है, बट इसमें ड्राइवर गियर में 32 दिया है, ये आपका नहीं होगा। ऐसे अगर आप चेंज गियर करते हैं तो 5/2 आपका फाइनल आया, तो उसमें अगर आप लोग 100 से मल्टीपल 20 से मल्टीपल करते हैं तो इसमें आपका 100/40
40 हो जाता, मतलब ड्रिवन आपका अगर 100 होता, ड्राइवर आपका 40 होता, तब देखिए ड्रिवन 100 भी इधर है और ड्राइवर 40 भी इधर है। तो ऐसा अगर होता ऑप्शन में, देखिए कहीं ड्रिवन में 100 और ड्राइवर में 40 है, तो ये आपका नहीं है। बट ड्रिवन गियर में 40 है, ड्राइवर गियर 32 है, बट इसमें ये आपका 32 नहीं हो गया। अगर आपका 60 होता तो ये आपका राइट आंसर हो जाता, बट ये दिया नहीं है, इसलिए इस क्वेश्चन पर आप ऑब्जेक्शन कर सकते थे। तो एक क्वेश्चन आपका राइट आंसर हो जाएगा 40/16, ड्राइवर गियर ड्रिवन गियर 40, ड्राइवर गियर 16। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23, द ओर यूज टू प्रोड्यूस लीड इज कॉमनली नोन एज, मतलब वो कौन सा टाइप ऑफ ओड है जिससे हम लोग लीड को प्राप्त करते हैं। तो इसका नाम हो जाएगा गैलेना, और लीड का मेल्टिंग पॉइंट होता है 327 डिग्री सेंटीग्रेड। ओके, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेट कर लीजिए, वेट। तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। किसी भी एसिड टैंक को बनाने के लिए लीड का उपयोग किया जाता है। जैसे किसी भी एसिड कंटेनर बनाना है तो वो एसिड रेजिस्टेंस होता है, जैसे सल्फ्यूरिक एसिड कंटेनर बनाना है तब लीड का उपयोग किया जाता है। द मिसलेनियस फंक्शन एम कोड, तो एम कोड का फुल फॉर्म होता है मिसलेनियस। इसमें M05 CNC प्रोग्रामिंग में क्या इंडिकेट करते हैं, तो इसमें देखिए पूरा लिस्ट को आप देख लो। M00 मतलब प्रोग्राम स्टॉप, M01 मतलब ऑप्शनल स्टॉप, M02 मतलब एंड प्रोग्राम एंड रिसेट, मतलब प्रोग्राम को एंड करना और रिसेट करना। M03 मतलब स्पिंडल रोटेशन क्लॉकवाइज, M04 मतलब स्पिंडल रोटेशन एंटी क्लॉकवाइज, M05 मतलब स्टॉप स्पिंडल रोटेशन। तो इसमें देख लेते हैं, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, स्पिंडल रोटेशन को स्टॉप करना है। M06 मतलब टूल चेंज। ओके, इतने आपको जो दिया है मेन चीज़ इधर आपको एक्चुअली एम कोड का याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25, चेन ड्रिलिंग इज डन फॉर सेपरेटिंग द मेटल्स, द चिजल जनरली यूज्ड फॉर चेन ड्रिलिंग इज। देखो, जब किसी आपका ऐसा वर्क पीस है और उसका अंदर से कुछ मटेरियल को रिमूव करना होगा, इस मटेरियल को रिमूव करना होगा, तो रिमूव करने के लिए हम लोग ऐसे चेन ड्रिलिंग कर सकते हैं, मतलब होल्स हम लोग नज़दीक बना सकते हैं, उसके बीच में 1 मिलीमीटर 2 मिलीमीटर गैप रहेगा। तो ऐसे होल बनाने के बाद इसको तोड़ने के लिए, इस वर्कपीस से रिमूव करने के लिए हम लोग जिस चीज़ल का यूज़ करते हैं उसी का नाम है वेब चीज़ल। वेब चीज़ल का कब यूज किया जाता है, चेन ड्रिलिंग करने के बाद जब मेन वर्कपीस से एक्स्ट्रा मेटल को रिमूव करना पड़ेगा, उसके लिए चेन एक्चुअली वेब चीज़ल का यूज़ किया जाता है। ओके, क्वेश्चन नंबर 26, व्हाट डज RPM स्टैंड्स फॉर। RPM का फुल फॉर्म होता है रेवोल्यूशन पर मिनट। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। RPM का यूनिट होता है रेवोल्यूशन पर मिनट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27, द प्रॉपर्टी ऑफ मेटल दैट कैन बी ड्रॉन इनटू वायर विदाउट रप्चर, मतलब धातु का वो कौन सा गुण है जिसका कारण हम लोग किसी भी मेटल को खींच के, उसके टेंशन में खींच के तार बना सकते, उसमें रप्चर या फ्रैक्चर नहीं होते। तो ये डक्टिलिटी प्रॉपर्टी होता है। ऐसे अगर आपको पूछता है उसमें रप्चर नहीं होगा, फ्रैक्चर नहीं होगा, और सीट बना लेंगे रोलिंग करके, हैमरिंग करके, तब वो मेलेबिलिटी प्रॉपर्टी होता है, जिसका एक एग्जाम्पल होता है लेड। ओके, इसका एक गुड एग्जाम्पल होता है लेड। लेड इज ए गुड एग्जाम्पल ऑफ मेलेबल मेटल। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28, स्टेलाइट इज ए ट्रेड नेम फॉर कटिंग टूल मटेरियल मेड ऑफ। तो स्टेलाइट एक टाइप ऑफ कटिंग टूल मटेरियल है जो नॉन फेरस कास्ट एलोई कटिंग टूल मटेरियल है, और इसके रेड हार्डनेस 1100 डिग्री सेंटीग्रेड है। इतना डिग्री टेम्परेचर तक वो उसके हार्डनेस को बरकरार रख सकते हैं, सही रख सकते हैं, उतने टेम्परेचर तक वो परफेक्टली काम कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29, ए 100 मीटर लॉन्ग ट्रेन क्रॉसेस ए ट्री इन 10 सेकेंड, हाउ मच टाइम विल इट टेक टू पास ए प्लेटफॉर्म 500 मीटर लॉन्ग। तो इसमें आपको बोलना है 100 मीटर लंबा किसी ट्रेन एक पेड़ को 10 सेकंड में पार कर सकते हैं। जब किसी पेड़ का बारे में आपको कहते हैं कि एक ट्रेन किसी पेड़ को 10 सेकंड में पार कर रहे हैं और ट्रेन का लेंथ अगर 100 मिलीमीटर होते हैं, तो इसमें स्पीड कितना आ जाएगा। स्पीड देखो, स्पीड इज इक्वल टू होते हैं डिस्टेंस अपन टाइम। तो इसमें डिस्टेंस आपका है 100 मीटर और टाइम 10 सेकेंड, तो इसमें आपका आ जाएगा 10 मीटर पर
सेकेंड, मतलब 1 सेकेंड में 10 मीटर डिस्टेंस तय कर सकते हैं, इतने इसका स्पीड है। तो जब किसी पेड़ का बारे में बात करेगा या किसी इलेक्ट्रिक पोल का बारे में बात करेगा, उसमें सिर्फ 10 अपने लेंथ को ही कवर करते हैं। जब प्लेटफॉर्म हो जाएगा तो प्लेटफॉर्म में क्या होता है, प्लेटफॉर्म लेंथ प्लस ट्रेन लेंथ, उतने उसको डिस्टेंस कवर करना पड़ता है। इसलिए इसमें देखो प्लेटफॉर्म का लेंथ दे दिया है 500 मिलीमीटर और ट्रेन का लेंथ हो जाएगा 100 मीटर, सॉरी मिलीमीटर नहीं, ये सब मीटर में है। ओके, तो टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा, 600 मीटर हो जाएगा। इसमें आपको बोला है इसके लिए कितने टाइम लगेगा, स्पीड 10 मीटर पर सेकेंड आ गया है और इसमें डिस्टेंस 600 मीटर आ गया है। तो इधर टाइम इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, टाइम इज इक्वल टू हो जाएगा डिस्टेंस अपन स्पीड। तो डिस्टेंस आपका है 600, नीचे आपका स्पीड हो जाएगा 10 मीटर पर सेकेंड। तो इसको अगर आप काटाकाटी करते हैं तो इधर आपका एक्चुअली हो जाएगा 60 सेकेंड। तो 60 सेकेंड का टाइम लगेगा। तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। मतलब एक पेड़ को जब ट्रेन क्रॉस कर रहा था तो सिर्फ उसके लंबाई को क्रॉस कर रहा था 10 सेकेंड में, उसका स्पीड आ रहा था 10 मीटर पर सेकेंड। और जब प्लेटफॉर्म के लिए बोलेगा तो उसमें प्लेटफॉर्म का लेंथ प्लस ट्रेन का खुद का लेंथ को कवर करना पड़ता है, इसलिए 500 प्लस ट्रेन का लेंथ 100, तो टोटल 600 मीटर हो जाएगा। तो उसमें स्पीड आपका आ गया 10 मीटर पर सेकेंड। तो टाइम कितना होगा, टाइम इज इक्वल टू आपका हो जाएगा डिस्टेंस अपॉन स्पीड, तो 60 सेकेंड। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30। सेम क्वेश्चन फीटर का पेपर में पूछा गया था और मैंने उस पेपर में मैथ को तो आधा सॉल्व किया था और आधा मैं बोला था कि इसके बाद से मैथ गलत दिया है। तो गलत नहीं दिया है, इसमें आपको मैं डिटेल में बता देता हूँ एक्चुअली इसको सॉल्व कैसे करना है। ठीक है, तो इसमें देखो एक सिलिंड्रिकल टैंक है जिसका इंटरनल डायमेंशन ऑफ डाया 1.5 मीटर है और हाइट 2.5 मीटर है, इज फिल्ड विथ कटिंग ऑयल। और इसमें बोला है वेट निकालने के लिए, व्हाट इज द वेट ऑफ द कटिंग ऑयल इन मेट्रिक टन एज्यूमिंग द डेंसिटी इज 906 kg पर मीटर क्यूब। तो इसमें देखो सिलिंड्रिकल टैंक आपको बोल दिया गया है, इसमें सबसे पहले आपको वॉल्यूम निकालना पड़ेगा, उसका वॉल्यूम कितना होगा। तो सिलिंड्रिकल टैंक का वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, वॉल्यूम हो जाएगा πr²h। तो इसमें आपका हो जाएगा 3.14 इंटू 1.5 डिवाइड बाई 2 इंटू 1.5 डिवाइड बाई 2, क्योंकि रेडियस तर स्क्वायर इंटू हाइट आपका हो जाएगा 2.5। तो इसको जब आप टोटल कैलकुलेट करते हैं 4.42 आ जाएगा मीटर क्यूब, क्योंकि सब आपका मीटर में है। ठीक है, तो इसमें आपका मीटर क्यूब आ जाएगा। तो इसका बाद देखो, इसका बाद आपको निकालना क्या पड़ेगा, इसका बाद आपको निकालने के लिए बोला है वेट क्या होगा। तो आप लोग जानते हैं डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपन वॉल्यूम होता है। तो इसमें मास इज इक्वल टू हो जाएगा डेंसिटी इंटू वॉल्यूम हो जाएगा। तो इसमें डेंसिटी आपको बोल दिया है 906 kg पर मीटर क्यूब और वॉल्यूम आपका हो गया 4.42 मीटर क्यूब। तो मीटर क्यूब काट जाएगा तो टोटल मास कितना हो जाएगा, 4000 kg मास हो जाएगा, लगभग 4000 kg मास हो जाएगा। तो 4000 kg को अगर हम लोग मीट्रिक टन में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो हम लोग 1000 से डिवाइड कर देंगे, तो हम लोग का पास कितना आ जाएगा, 4 टन या 4 मीट्रिक टन राइट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा इसीलिए इस क्वेश्चन का। तो इसमें देखो सबसे पहले सिलिंड्रिकल टैंक का वॉल्यूम हम लोग निकालनी है, डायमीटर दिया इसीलिए देखो रेडियस जब भी बोला रेडियस का स्क्वायर तो 1.5/2 इंटू 1.5/2 और हाइट आपका 2.5, तो इधर 4.42 मीटर क्यूब आ जाएगा। और इधर आप फॉर्मूला जानते हैं डेंसिटी इज इक्वल टू मास बाय वॉल्यूम, तो मास इज इक्वल टू हो जाएगा डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। डेंसिटी आपको साफ साफ दे दिया गया 906 kg पर मीटर क्यूब इंटू वॉल्यूम का मल्टीपल कीजिए, मीटर क्यूब आपका कट जाएगा। तो इसमें आपका टोटल 4000 kg आ जाएगा, इसी को मीट्रिक टन में कन्वर्ट करते हैं तो आपका 4 टन राइट आंसर हो जाएगा। ओके, इतना समझ में आ गया। क्वेश्चन नंबर 31 एक बार देख लेते हैं। इसमें देखो द करोजन रेजिस्टेंस प्रॉपर्टी ऑफ स्टेनलेस स्टील इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ, तो इसमें स्टेनलेस स्टील में मेनली क्रोमियम और निकेल रहता है।
ठीक है, 18:8 रेशियो में रहता है। तो क्रोमियम का मेन जो प्रॉपर्टी होता है वो करोजन रेजिस्टेंस उसके प्रॉपर्टी होते हैं। अब किसी भी स्टेनलेस स्टील में, स्टेनलेस का मतलब होता है स्ट्रेन नहीं होता है, उसमें जंग वगैरह, दाग वगैरह, मार्क वगैरह नहीं होता है। तो एक क्रोमियम का वजह से होता है ताकि उसमें करोजन ना लगे, इसीलिए क्रोमियम का मिक्सर इसमें यूज किया जाता है। ओके, समझ में आ गया है। इसमें देखो जो 4 ऑप्शन दिया है, क्रोमियम हम लोग यूज़ करते हैं स्टेनलेस स्टील का कोरोजन रेजिस्टेंस प्रॉपर्टी को बढ़ाने के लिए। वैसे निकेल का भी कुछ काम होता है, जैसे प्रिजन इंस्ट्रूमेंट 36% निकेल से बनाया जाता है जिसको इन्वर्ट स्टील कहते हैं, और ये एक्चुअली होता है लीस्ट कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन, मतलब हीट मिलने पर भी वो एक्सपेंस नहीं होता है। तो 36% निकेल का जो कॉम्बिनेशन होता है उसी को इन्वर्ट स्टील कहते हैं, और प्रिजन इंस्ट्रूमेंट बनाने के लिए यूज किया जाता है। मैंगनीज स्टील में क्यों यूज किया जाता है? मैंगनीज इंक्रीजेज हार्डनेस एंड स्ट्रेंथ एंड डिक्रीजेज द कूलिंग रेट। तो मैंगनीज यूज करने पर किसी भी स्टेनलेस स्टील का उसका हार्डनेस बढ़ता है, स्ट्रेंथ बढ़ता है, लेकिन उसका कूलिंग रेट कम हो जाता है। और कोबाल्ट किस लिए यूज किया जाता है स्टील में? तो एक्चुअली कोबाल्ट यूज किया जाता है, कोबाल्ट उसके मैग्नेटिक प्रॉपर्टी या रेजिस्टेंस प्रॉपर्टी को हाई टेम्परेचर में भी सही रख सकते हैं। तो फिर से आप सुन लीजिए, कोबाल्ट हाई टेम्परेचर पर उसका एक्चुअली मैग्नेटिक प्रॉपर्टी और वेयर रेजिस्टेंस प्रॉपर्टी को एक्चुअली सही रख सकता है। ठीक है, तो इन सब अलग अलग पर्पज़ के लिए अलग अलग हम लोग इन चीज़ को यूज़ करते हैं स्टील में। क्वेश्चन नंबर 32, which type of gears is used to connect टू नॉन पैरेलल एंड नॉन इंटरसेक्टिंग शाफ्ट? मतलब वो कौन सा टाइप ऑफ गियर है जिसमें दो नॉन पैरेलल, मतलब एक दूसरे का पैरेलल समांतराल नहीं रहता है, और नॉन इंटरसेक्टिंग शाफ्ट होते हैं? तो इसमें ये आपका राइट आंसर हो जाएगा एक्चुअली स्पाइरल गियर। तो स्पाइरल गियर नॉन पैरेलल भी होता है, उसमें समांतराल नहीं रहता है दो गियर, और इंटरसेक्ट भी नहीं करता है। तो इसमें देखिए जो आपका पैरेलल शाफ्ट है उसमें आपका एग्जाम्पल होता है स्पार गियर, रैक एंड पिनियन, हेलिकल गियर, हेरिंग बोन गियर। ये सब पैरेलल शाफ्ट का बीच में पावर को ट्रांसमिट करते हैं। बट नॉन पैरेलल एंड इंटरसेक्टिंग शाफ्ट जब बोलेगा तो स्ट्रेट बिवेल गियर राइट आंसर हो जाएगा। जब नॉन पैरेलल एंड नॉन इंटरसेक्टिंग शाफ्ट बोलेगा तो वर्म गियर राइट आंसर हो जाएगा। वर्म गियर इज ए टाइप ऑफ स्पाइरल गियर। ये भी आपको ऑप्शन याद रखना है, वर्म गियर राइट आंसर होता है क्योंकि वर्म गियर इज ए टाइप ऑफ स्पाइरल गियर। इसमें बोला भी है वर्म गियरिंग इज एन एसेंशियल फॉर्म ऑफ स्पाइरल गियरिंग इन व्हिच शैफ्ट्स आर यूजुअली एट राइट एंगल्स। इसमें टू नॉन पैरेलल एंड नॉन इंटरसेक्टिंग शाफ्ट होता है, बट नॉन को प्लेनर शाफ्ट कनेक्टेड बाय वर्म गियर्स। इसमें 90 डिग्री में पावर को ट्रांसमिट कर सकते हैं, और इसमें एक्चुअली लार्ज स्पीड रिडक्शन पर्पस के लिए वर्म गियर का यूज़ किया जाता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 33, for measuring wide range of dimension accurately the external micrometer have replaceable and interchangeable। मतलब वाइड रेंज ऑफ डायमेंशन को एक्चुअली मेज़र करने के लिए एक्सटर्नल माइक्रोमीटर में किस चीज़ को हम लोग इंटरचेंज कर सकते हैं, रिप्लेस कर सकते हैं? तो एनविल राइट आंसर हो जाएगा, जिस चीज़ को टंगस्टन कार्बाइड से बनाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए। स्क्रू थ्रेड माइक्रोमीटर का जो अनव्हील होता है उसका शेप होता है वी शेप। ये भी आपको याद रखना, उसी का भी अभी एक्चुअली अनव्हील को हम लोग ओपन कर सकते हैं और रिप्लेस कर सकते हैं, रिवर्सिबल कर सकते हैं। इन एन असेंबली ए शाफ्ट ऑफ साइज 50 प्लस 0.040 माइनस 0.010। तो इसमें देखो शाफ्ट का साइज दिया 50 मतलब बेसिक साइज, प्लस 0.040 अपर डिविएशन और माइनस 0.010 लोअर डिविएशन, और इसमें होल साइज दिया है बेसिक साइज 50 मिलीमीटर, अपर डिविएशन प्लस 0.030 और लोअर डिविएशन माइनस 0.012 मिलीमीटर। मैक्सिमम क्लियरेंस आपको निकालना पड़ेगा माइक्रोन में, या आप माइक्रोमीटर में निकाल सकते हैं। तो इसमें देखो एक्चुअली इसमें जो दिया है मैक्सिमम क्लियरेंस का जो फॉर्मूला होता है, ये आप मैक्सिमम अलाउंस का फॉर्मूला सेम होता है। मैक्सिमम अलाउंस इज इक्वल टू होता है मैक्सिमम लिमिट ऑफ होल माइनस मिनिमम लिमिट ऑफ शाफ्ट। देखो मैक्सिमम अलाउंस का फॉर्मूला होते हैं मैक्सिमम लिमिट ऑफ होल माइनस मिनिमम लिमिट ऑफ शाफ्ट। तो मैक्सिमम
लिमिट ऑफ होल आपका हो जाएगा 50.030 और मिनिमम लिमिट ऑफ एक्चुअली सेफ्ट हो जाएगा 49.990। ठीक है, तो इसमें अगर आप माइनस करते हैं तो इधर आपका आ जाएगा 0.040। ये आपका एक्चुअली किस में आ गया, मिलीमीटर में आ गया। मिलीमीटर से अगर आपको माइक्रोन या माइक्रोमीटर में करना है तो 1000 से आपको मल्टीपल कर देना है, तो इधर आपका आ जाएगा 40 माइक्रोमीटर। ठीक है, क्योंकि इधर आपका 1000 मल्टीपल करने के बाद 40 माइक्रोमीटर राइट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। ओके, मैक्सिमम अलाउंस का फॉर्मूला है, मैक्सिमम क्लियरेंस का फॉर्मूला होता है ये आपका मैक्सिमम लिमिट ऑफ होल माइनस मिनिमम लिमिट ऑफ सेफ्ट। अगर आपको मिनिमम क्लियरेंस निकालने के लिए बोलते तो मतलब मिनिमम अलाउंस का फॉर्मूला जो होता है मिनिमम लिमिट ऑफ होल माइनस मैक्सिमम लिमिट ऑफ सेफ्ट, तो वो आपका हो जाता है मिनिमम क्लियरेंस का फॉर्मूला। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 35, द डिफरेंस बिटवीन द टूथ स्पेस विथ एंड द टूथ थिकनेस अलोंग द पिच सर्किल इज। तो इसमें गियर टर्मिनोलॉजी से एक क्वेश्चन आपको पूछा जा रहा है, बोला है टूथ स्पेस विथ। तो इसमें टूथ स्पेस विथ देखो आपका कहाँ से कहाँ तक है, आपका इधर से इधर तक है। एंड द टूथ थिकनेस, और जो ये आपका टूथ है उसका जो थिकनेस है उसी का बीच का जो अंतर होते हैं, उसको क्या कहते हैं, उसको कहते हैं बैकलास। ठीक है, तो इसमें देखो एक्चुअली जो टूथ स्पेस विथ है ऐसा, और जो टूथ थिकनेस आपका ऐसा है। तो इसका बीच का जो गैप होता है, इसका बीच का जो ये वाला गैप होता है या ये वाला जो गैप होता है आपका, इसी को कहते हैं बैकलास। तो आपको बोला भी है देखो, द टूथ स्पेस विथ मतलब ये जो आपका टूथ स्पेस विथ है और द टूथ थिकनेस अलोंग द पिच सर्किल बराबर, ये जो आपका पिच सर्किल उसके बराबर जो टूथ का जो थिकनेस है उसी का बीच का जो गैप हो रहा है, ये देखो ये जो आपका गैप हो रहा है एक्चुअली, ये जो आपका गैप हो रहा है या आप लोग इसको भी बोल सकते हैं जो गैप हो रहा है इसी को बैकलास कहते हैं। समझ में आ गया है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 36, इफ एटमोस्फेरिक प्रेशर एट एनी प्लेस इज x एंड गेज प्रेशर इज y देन एब्सोल्यूट प्रेशर एट दैट प्लेस इज। मतलब किसी भी जगह के जब एटमोस्फेरिक प्रेशर x और गेज प्रेशर y होते हैं तो एब्सोल्यूट प्रेशर इज इक्वल टू होते हैं एटमोस्फेरिक प्रेशर इज इक्वल टू गेज प्रेशर। तो x प्लस y राइट आंसर हो जाएगा उसी जगह का एब्सोल्यूट प्रेशर। ओके, तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 37, द वेट ऑफ द स्टील प्लेट विथ लेंथ 2 मीटर with 50 centimeter and thickness 8 millimeter and the density is 7.85 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। इसमें देखो डेंसिटी ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में दिया, मतलब इसमें आपको जब वॉल्यूम निकालना पड़ेगा वॉल्यूम आपका सेंटीमीटर क्यूब में होना चाहिए। ठीक है, तो इसमें देखो सबसे पहले आपका लेंथ जो है उसको अगर सेंटीमीटर में करते तो 200 हो जाएगा और विद ऑलरेडी 50 में है और थिकनेस आपका हो जाएगा 0.8। तो इन तीनों का अगर आप लोग मल्टीपल कर देते इस स्टील प्लेट का वॉल्यूम कितना आ जाएगा, मल्टीपल करने पर वॉल्यूम आपका आ जाएगा 8000 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, तो इसमें देखो आपको वेट निकालना पड़ेगा, तो डेंसिटी इज इक्वल टू मास बाय वॉल्यूम में आपको बोला तो मास इज इक्वल टू हो जाएगा आपका डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। तो डेंसिटी आपको साफ साफ बोल दिया गया है 7.85। तो इसमें देखो 7.85 इंटू वॉल्यूम 8000, तो इसमें आपका सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा और डेंसिटी का एक्चुअली ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, तो सेंटीमीटर क्यूब कट जाएगा। तो टोटल आपका जो भी आएगा 62800 ये आपका ग्राम में आएगा। तो आपको एक्चुअली केजी में कन्वर्ट करना पड़ेगा, ग्राम से केजी में कन्वर्ट करने के लिए 1000 से आप डिवाइड कर दीजिए तो 62.8 केजी राइट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन चेक कर लेते कौन सा राइट आंसर हो रहा है, तो 62.80 केजी राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 38, व्हाट इज द लिस्ट काउंट ऑफ अ माइक्रोमीटर। माइक्रोमीटर का लिस्ट काउंट होता है 0.01 मिलीमीटर। इंच में पूछेगा तो इसी माइक्रोमीटर का इंच में हो जाता है 0.01
0.001 इंच। ओके, जब वर्नियर माइक्रोमीटर का लिस्ट कौन पूछेगा तब हो जाएगा 0.001 मिलीमीटर, और जब वर्नियर इंच माइक्रोमीटर का जब आपको लिस्ट कौन पूछेगा तब हो जाएगा 0.0001 इंच। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 39, फॉर ड्रिलिंग ए होल ऑफ डाया 12 मिलीमीटर इन ए 50 मिलीमीटर थिक प्लेट विथ ए ड्रिल बिट रोटेटिंग एट 400 RPM एंड फीड रेट ऑफ 0.25 मिलीमीटर पर रेवोल्यूशन, द टाइम रिक्वायर्ड इज। इसमें आपको पूछा जा रहा है किसी ड्रिल 400 RPM पर घूम रहा है और उसमें फीड रेट अगर 0.25 मिलीमीटर पर रेवोल्यूशन होता है तो उसमें 50 मिलीमीटर थिक प्लेट में जब 12 मिलीमीटर डाया का होल बनाना पड़ेगा तो इसके लिए कितना टाइम उसको चाहिए होगा। तो इसका एक फॉर्मूला होता है, ड्रिलिंग टाइम इज इक्वल टू फॉर्मूला होता है L/F/N। एल मतलब लेंथ ऑफ काट, तो उसमें एक्चुअली वो कितने काटिंग कर रहा है, तो इसमें देखो एक्चुअली जो 50 मिलीमीटर थिक है, ओके 50 मिलीमीटर थिक है प्लस उसका जो डाया है उसका आधा हो जाएगा, तो मतलब 12/2, तो इधर आपका हो जाएगा 56। तो एल इजिकल हो जाएगा आपका 56 और एफ मतलब फीड रेट हो जाएगा 0.25 और एन मतलब आरपीएम हो जाएगा, आरपीएम 400। तो इसको जब आप कैलकुलेट करते तो 0.56 मिनट आ जाएगा, 0.56 मिनट आ जाएगा। इसमें देखो 1 मिनट इजिकल टू जानते 60 सेकेंड होते हैं, तो इसमें 0.56 इसको अगर हम लोग 0.5 मान लेते तो 0.5 मिनट इजिकल टू क्या हो जाएगा, उसका आधा हो जाएगा, मतलब 30 सेकेंड हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर हो जाएगा। तो 30 सेकेंड का टाइम लगेगा। इसमें एल देखो, एल आपको 50 मिलीमीटर ठीक है प्लस जो भी आपका डाया है उसका आधा आपको लेना पड़ेगा, तो डाया मतलब आपको रेडियस लेना पड़ेगा, तो 50 प्लस आपका हो जाएगा 6 मिलीमीटर, 56 आपका एल आएगा, एफ मतलब फीड रेट, इन मतलब आरपीएम, तो जो भी आपका आएगा मिनट में आएगा और उसी को आप सेकेंड में कन्वर्ट कर लीजिएगा तो उसका राइट आंसर आ जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 40, द हार्डवेयर दैट डिस्टिंग्विशेस कन्वेंशनल एनसी मशीन टू सीएनसी मशीन, कंप्यूटर न्यूमेरिकल कंट्रोल मशीन और न्यूमेरिकल कंट्रोल मशीन, इन दोनों मशीन में सीएनसी मशीन एनसी मशीन का तुलना में किस हार्डवेयर में किस साइड से डिफरेंस है, मतलब कन्वेंशनल एनसी मशीन का तुलना में सीएनसी मशीन उसका हार्डवेयर में किस चीज़ में डिफरेंस होता है, एमसीयू में डिफरेंस होता है, मशीन कंट्रोल यूनिट में डिफरेंस होता है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 41, इस क्वेश्चन पर आप अच्छा से फोकस डालिए, मैक्सिमम स्टूडेंट इसका आंसर गलत करके आया है। द स्पीड रेशियो ऑफ फॉरवर्ड स्ट्रोक टू रिटर्न स्ट्रोक इन द शेपिंग मशीन इज जनरली, मतलब शेपिंग मशीन का जो फॉरवर्ड स्ट्रोक और रिटर्न स्ट्रोक का स्पीड रेशियो कितने होते हैं, मैक्सिमम स्टूडेंट 3:2 करके आया है। एक्चुअली टाइम रेशियो है, एक्चुअली ये फॉरवर्ड स्ट्रोक और कटिंग स्ट्रोक का टाइम रेशियो है। टाइम और स्पीड ऑलवेज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं, ये चीज़ आपको याद रखना है। देखो मैंने क्या आप लोगों को बोला था कि फॉरवर्ड स्ट्रोक में कटिंग होता है इसीलिए उसको ज़्यादा टाइम लगता है। सोचिए इसमें 3 सेकंड अगर काटने के लिए टाइम लग रहा है फॉरवर्ड स्ट्रोक में, रिटर्न में कटिंग नहीं होता इसलिए 2 सेकंड में जल्दी वापस आ जाता है क्विक रिटर्न मैकेनिज्म का चक्कर में। तो इसमें देखो वापसी के लिए 2 मिनट में हो रहा था, रिटर्न 2 मिनट में हो रहा था, कटने का टाइम रिटर्न 2 सेकंड में आ रहा है। मैं जस्ट एग्जांपल देके आपको समझा रहा हूँ, रिटर्न 2 सेकंड में हो रहा है, बट जब कटिंग स्ट्रोक है फॉरवर्ड स्ट्रोक में कट रहा है इसीलिए 3 सेकंड टाइम लग रहा है, तो टाइम है। तो एक्चुअली देखो जब भी आपको बोलेगा टाइम और स्पीड, तो टाइम इज ऑलवेज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू स्पीड। तो इसका स्पीड क्या होगा, देखो इसमें फॉरवर्ड स्ट्रोक में टाइम क्यों ज़्यादा लगता है, क्योंकि उसमें स्पीड कम है तो उसमें स्पीड 2 होगा, और रिटर्न स्ट्रोक में देखना 2 सेकंड में वापसी आ जाता है, उसका कटिंग नहीं होता है इसीलिए, मतलब उसका जल्दी वापस आ जाता है, मतलब उसका स्पीड ज़्यादा होगा इसीलिए 2:3 होगा। तो जो भी आपका स्पीड था, जो भी आपका टाइम रेशियो था उसका ऑपोजिट हो जाएगा स्पीड रेशियो, ये चीज़ आपको याद रखना है। ये आपको समझ में आ गया ना, जब आप ये काटिंग कर रहा है तो 3 सेकंड समय लग रहा है, जब वो बैक आ रहा है 2 सेकंड समय लग रहा है। काटिंग करते टाइम तो उसको कटना है इसीलिए टाइम ज़्यादा लग रहा है, मतलब इसमें ये स्पीड इसका कम है, और जब वापसी आ रहा है
जल्दी आ रहा है, मतलब इसका स्पीड ज़्यादा है, इसलिए इस हिसाब से आपको याद रखना है टाइम इज़ ऑलवेज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू स्पीड। तो जो भी आपका टाइम रेशियो था उसका अपोजिट हो जाएगा स्पीड रेशियो। तो 2:3 ये जो आपको दिया है बिल्कुल सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 42, मैच द फॉलोइंग न्यूमेरिकल कंट्रोल एनसी पार्ट प्रोग्रामिंग कोड्स विथ देयर रेस्पेक्टिव फंक्शंस। तो इसमें एम कोड और जी कोड रिलेटेड कुछ कोड इसमें दिया गया है और उसका क्या फंक्शंस है वो आपको मैच करना पड़ेगा ऐसे ऐसे, ठीक है। तो G01 का काम होता है लीनियर इंटरपोलेशन, G03 का काम होता है सर्कुलर इंटरपोलेशन एंटी क्लॉकवाइज, और G02 का काम होता है सर्कुलर इंटरपोलेशन क्लॉकवाइज। M03 जो दिया है इसका काम होता है स्पिंडल रोटेशन क्लॉकवाइज, M04 का काम होता है स्पिंडल रोटेशन एंटी क्लॉकवाइज, M05 का काम होता है स्पिंडल स्टॉप। तो इस हिसाब से ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 43, द ग्रेड ऑफ स्लिप गेज यूज्ड फॉर प्रिजन टूल रूम एप्लीकेशन इज। वो कौन सा ग्रेड ऑफ स्लिप गेज प्रिजन टूल रूम एप्लीकेशन के लिए यूज किया जाता है? ग्रेड 2, ग्रेड 0, ग्रेड 00 या ग्रेड 1? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ग्रेड 1। स्लिप गेज को कहते हैं गेज ब्लॉक या इसको जॉनसन्स गेज भी कहते हैं। इसको हाई क्वालिटी स्टील विथ लो थर्मल एक्सपेंशन जिसमें है उससे बनाया जाता है। इसमें N1 फिनिश रहता है, लैपिंग करके इसको प्रॉपर फिनिश में बनाया जाता है। इसका 4 ग्रेड होता है। जो अभी मैं आपको बता रहा हूँ इसी को आप याद रखने का कोशिश कीजिए, क्योंकि अभी इसी को स्टैंडर्ड मान के हर जगह में क्वेश्चन पूछा जा रहा है। ग्रेड 00 आप लोग जानते हैं, पहले हम लोग ग्रेड 00 को रेफरेंस ग्रेड जानते थे, लेकिन अब इसको कैलिब्रेशन ग्रेड बोल रहे हैं। इस कैलिब्रेशन ग्रेड में हम लोग क्या करते हैं, हम लोग इसको रेफरेंस ग्रेड का रूप में यूज करते हैं बाकी किसी भी इंस्ट्रूमेंट को कैलिब्रेट करने के लिए। तो किसी भी इंस्ट्रूमेंट को कैलिब्रेट करने के लिए ग्रेड 00 स्लिप गेज को रेफरेंस ग्रेड का रूप में यूज करते हैं। ग्रेड 0 ये आपका एक इंस्पेक्शन ग्रेड है, इंस्पेक्शन पर्पस के लिए यूज होते हैं। ग्रेड 1 वर्कशॉप ग्रेड फॉर प्रिजन टूल रूम एप्लीकेशन, और ग्रेड 2 जनरल वर्कशॉप एप्लीकेशन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 44, द स्टैंडर्ड एंगल गेजेस आर अवेलेबल विथ डिफरेंट कॉम्बिनेशन ऑफ गेजेस इन द सेट। द लोएस्ट एंगल गेज इन द स्टैंडर्ड ए टाइप सेट विथ। तो इसमें देखिए स्टैंडर्ड एंगल गेजेस डिफरेंट कॉम्बिनेशन ऑफ गेज का सेट में अवेलेबल होते हैं। तो इसमें जो स्टैंडर्ड ए टाइप सेट है उसका लोएस्ट एंगल गेज कितना होता है? तो 3 सेकेंड राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। इसमें देखो स्टैंडर्ड एंगल गेजेस 2 सेट में अवेलेबल होते हैं। एक आपका है सेट ए और सेट बी। तो सेट ए में कितना गेजेस होता है? तो सबसे पहले देखिए डिग्री में होता है टोटल 5 गेजेस, 1 डिग्री, 3 डिग्री, 9 डिग्री, 27 डिग्री एंड 41 डिग्री, टोटल 5 गेजेस होते हैं। मिनट में 4 गेजेस होता है, 1 मिनट, 3 मिनट, 9 मिनट एंड 27 मिनट, और सेकेंड में 6 सेकेंड, 18 सेकेंड, 30 सेकेंड, 3 गेजेस होता है। टोटल देखिए 12 गेजेस होते हैं टाइप बी सेट में, ठीक है। और टाइप ए सेट में 13 गेजेस होता है। टाइप ए सेट में 13 गेजेस होता है, एक एक्स्ट्रा होता है। कौन सा एक्स्ट्रा होता है? 3 सेकेंड एक्स्ट्रा होता है। तो इसमें देखो 6 सेकेंड का पहले 3 सेकेंड होता है, ठीक है। तो उसके कारण टोटल इधर देखो सेकेंड में टोटल 4 गेजेस हो जाएगा, तो 4 4 8 प्लस 5 आपका 13 हो जाएगा। तो टाइप ए सेट में टोटल 13 गेजेस होता है। इसमें से सबसे लोएस्ट एंगल गेज वैल्यू कौन सा होता है? 3 सेकेंड होता है, क्योंकि सबसे कम वैल्यू 3 सेकेंड का होता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 45, द स्पिंडल स्पीड फॉर टर्निंग डाया 100 मिलीमीटर कास्ट आयरन रोड विद द कटिंग स्पीड ऑफ 20 मीटर पर मिनट। तो इसमें स्पिंडल स्पीड यानी कि आरपीएम आपको फाइंड आउट करना पड़ेगा जब
डाया 100 मिलीमीटर बोला गया है और कटिंग स्पीड 20 मीटर पर मिनट इसमें मेंशन किया गया है। तो RPM एन इज इक्वल टू आप लोग लिख सकते कटिंग स्पीड इंटू 1000 डिवाइड बाई पाई इंटू डी। तो इसमें कटिंग स्पीड का वैल्यू है 20 इंटू 1000, नीचे 3.14 इंटू डायमीटर आपका 100। तो इसको कैलकुलेट करने के बाद इसका वैल्यू आ जाएगा 63.69 RPM। तो 63.69 मतलब ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 46, द लीनियर वेरिएबल डिफरेंशियल ट्रांसफार्मर LVDT। तो इसका उपयोग जनरली किस लिए किया जाता है? डिस्प्लेसमेंट को मेजर करने के लिए किया जाता है। ओके, डिस्प्लेसमेंट मतलब क्या होता है? सोचो अगर किसी ने इधर से यात्रा शुरू किया है, ये आपका ए पॉइंट था, फिर इधर गया है बी पॉइंट, फिर इधर आया है सी पॉइंट तक। तो इसमें डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट आपका जो स्ट्रेट शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है उसी को डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। AC डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा, मतलब इधर आप हाइपोटेन्यूस को डिस्प्लेसमेंट बोल सकते हैं। अगर डिस्टेंस के निकालने के लिए बोलता तब डिस्टेंस होता है AB प्लस BC, मतलब टोटल जितना दूरी आप तय करते हैं वो होता है आपका डिस्टेंस, बट डिस्प्लेसमेंट होता है शॉर्टेस्ट स्ट्रेट जो डिस्टेंस होता है उसी को डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। तो LVDT यूज किया जाता है डिस्प्लेसमेंट को मेजर करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 47, द स्पीड रेशियो ऑफ टू मीटिंग गियर्स इज 4:3 एंड द नंबर ऑफ टीथ ऑन द पिनियन इज 18। द नंबर ऑफ टीथ ऑन द गियर इज, तो इसमें देखो दो गियर का स्पीड रेशियो दिया है, एक आपका ड्राइवर गियर और दूसरे आपका ड्रिवन गियर। तो इसमें जो आपका छोटा होता है ये आपका पिनियन हो जाएगा और ये आपका मेन गियर हो जाएगा। तो इसमें देखो जो आपका ड्राइवर गियर है और इधर आपका ड्रिवन गियर है, तो इजिकल टू अगर आप लोग लिख सकते हैं 4:3 इसका स्पीड रेशियो दिया है। और इसका नंबर ऑफ टीथ कितना दे दिया है? नंबर ऑफ टीथ दे दिया है, ये आपको निकालना है गियर के लिए कितना है निकालना है, और पिनियन के लिए दे दिया है 18। तो इसको आप छोड़ दीजिए, बट इसी में आप काम चला लीजिए। तो x इजिकल टू आपका कितना हो जाएगा? x इजिकल टू आपका हो जाएगा 4 × 18/3, तो 6 हो जाएगा टोटल। x इजिकल टू 24। तो नंबर ऑफ टीथ ऑन ड्रिवन गियर ये आपका हो जाएगा 24, ऑप्शन नंबर बी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 48, इन द डाउन कट मिलिंग या जिसको हम लोग क्लाइम मिलिंग कहते हैं, इसमें होता क्या है? इसमें एक्चुअली जिस डायरेक्शन में हम लोग वर्कपीस का फीड देते हैं उसी डायरेक्शन में कटर का रोटेशन होता है, और इसीलिए इजीली मटेरियल को काट सकते हैं। और जब डाउन मिलिंग होता है, डाउन मिलिंग में होता क्या है? डाउन मिलिंग में एक्चुअली ये आपका डाउन मिलिंग एक्चुअली हो रहा है, मतलब आप पहले डेप्थ ऑफ काट ज़्यादा होता है, धीरे धीरे उसका कम हो जाता है डेप्थ ऑफ काट। ओके, इसलिए इसका फिनिश अच्छा होता है। बट आप मिलिंग में इसका ऑपोजिट होता है। आप मिलिंग में ऑपोजिट क्यों होता है? क्योंकि वर्कपीस का फीड जिस डायरेक्शन में देते हैं उसका ऑपोजिट डायरेक्शन में कटर घूमता है, और इसका पहले इसका फीड कम दिया जाता है, धीरे धीरे इसका एक्चुअली फीड बढ़ जाता है, या आप बोल सकते हैं इसको कटिंग ज़्यादा मटेरियल में करना पड़ता है, क्योंकि ये धीरे धीरे कटर आपका मटेरियल काटते हुए आगे बढ़ता है। तो एक्चुअली आप मिलिंग में चिप थिकनेस पहले कम होता है और धीरे धीरे बढ़ता है, बट डाउन मिलिंग में चिप थिकनेस सबसे पहले ज़्यादा होता है और धीरे धीरे वो मिनिमम हो जाता है। ओके, तो इसमें जो आपको दिया गया है डाउन मिलिंग में होता क्या? डाउन मिलिंग में फीड इज ऑलवेज अलोंग द रोटेशन ऑफ द कटर। कटर जिस डायरेक्शन में रोटेट हो रहा है उसी डायरेक्शन में फीड को दिया जाता है। 49 नंबर क्वेश्चन, द परसेंटेज ऑफ टंगस्टन इन द हाई स्पीड स्टील एलॉय यूज्ड फॉर कटिंग टूल इज। कटिंग टूल बनाने के लिए हाई स्पीड स्टील जो हम लोग तैयार करते हैं उसमें टंगस्टन W का परसेंटेज कितना होता है? 18% होता है। क्रोमियम और वेनेडियम 18:4:1, तो क्रोमियम होता है 4% और वेनेडियम होता है 1%। 50 नंबर क्वेश्चन, 1 हॉर्स पावर HP इज इक्वल टू, तो 1 हॉर्स पावर ब्रिटिश में होता है 746 वाट और मीट्रिक में होता है 735.5 वाट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 51, व्हाट डज द फॉलोइंग फिगर इंडिकेट्स
अबाउट द जियोमेट्रिक टॉलरेंस। इसरो का एग्जाम मतलब एक क्वेश्चन तो जियोमेट्रिक टॉलरेंस से 100% पूछा जाएगा। इसमें जो एक सिंबल आपको दिखाई दे रहा है, ये किस चीज़ का सिंबल है? ये पैरेललिज्म का एक्चुअली सिंबल है। तो ये आपका हो जाएगा पैरेललिटी ऑफ होल शुड बी विदिन 0.05 मिलीमीटर WRT डेटम ए। तो ठीक है, तो इसमें देखो टॉलरेंस, जियोमेट्रिक टॉलरेंस 3 ग्रुप्स में डिवाइड किया जाता है। सबसे पहले फॉर्म ग्रुप, उसके बाद एटीट्यूड ग्रुप, लास्ट में होता है लोकेशन ग्रुप या टॉलरेंस ग्रुप। तो ये जो आपका पैरेललिज्म है, ये आपका आता है एक्चुअली ये एटीट्यूड ग्रुप में आता है। इसमें पैरेललिज्म आता है, एंगुलरिटी आता है और स्क्वायर्डनेस या जिसको हम लोग परपेंडिकुलरिटी कहते हैं वो आता है। ठीक है, तो एटीट्यूड ग्रुप में 3 चीज़ आता है। पैरेललिज्म, इसका सिंबल ऐसा होता है, स्क्वायर्डनेस या परपेंडिकुलरिटी का सिंबल ऐसा होता है और एंगुलरिटी का सिंबल ऐसा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 52, द स्टैंडर्ड टेपर ऑफ द पिन इज। तो पिन टेपर का रेशियो कितना होता है? 1:50 होता है और ब्रिटिश में 1:48 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 53, द एटमोस्फियर एयर कंटेंट 78% नाइट्रोजन, 22% ऑक्सीजन। इस क्वेश्चन को मैं अभी तक हल नहीं कर पाया हूँ, हमसे सॉल्व अभी तक नहीं हो पाया है। तो जब इसका सलूशन मिलेगा मैं कमेंट बॉक्स पर उसको लिख के पिन कर दूंगा, और अभी तक इसका सलूशन हमें मिला नहीं है, इसलिए इस क्वेश्चन को स्किप कर रहा हूँ। 54 नंबर क्वेश्चन, व्हाट इज़ द टाइप ऑफ मोशन कवर्ड बाय पार्टिकल इन ए प्लेन। किसी भी प्लेन में एक पार्टिकल किस टाइप ऑफ मोशन को कवर करता है? तो किसी भी प्लेन में एक पार्टिकल 2 डायमेंशनल मोशन को कवर करता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 55, द कॉस्ट ऑफ 4 ड्रिल बिट्स एंड 3 रिमर्स इज 1200 एंड द कॉस्ट ऑफ 3 ड्रिल बिट्स एंड 4 रिमर्स इज 1250 रुपीज़। व्हाट इज़ द कॉस्ट ऑफ ईच ड्रिल बिट एंड ईच रिमर रेस्पेक्टिवली। इसमें बोला है 4 ड्रिल बिट और 3 रिमर का कीमत 1200 रुपया है, और 3 ड्रिल बिट और 4 रिमर का कीमत 1250 रुपया है। तो इसमें एक ड्रिल बिट और एक रिमर का कीमत कितना है, ये आपको निकालना है। तो देखो आप ऐसे पहले लिख लीजिए, लेट द कॉस्ट ऑफ 1 ड्रिल इज एक्स एंड कॉस्ट ऑफ 1 रिमर इज वाई। ठीक है, तो इसमें देखो एक ड्रिल का कॉस्ट एक्स है और एक रिमर का कॉस्ट वाई है। तो इसमें आप क्या कर सकते हैं, एक ड्रिल का कॉस्ट अगर एक्स होता है तो 4 ड्रिल का 4x हो जाएगा, और एक रिमर का कॉस्ट अगर वाई होता है तो 3 रिमर का कॉस्ट 3y हो जाएगा, इजिकल टू 1200 जो आपको क्वेश्चन में दिया है। सेम टू सेम 3x प्लस 4y इजिकल टू 1250। इसमें किसी एक को इक्वल करने के लिए इसको 3 से मल्टीपल करना पड़ेगा और इस इक्वेशन को 4 से मल्टीपल करना पड़ेगा। जब आप मल्टीपल करते हैं तो इधर आपका आ जाएगा 12x प्लस 9y इजिकल टू 3600, और नीचे 12x प्लस 16y इजिकल टू 5000। ओके, तो इसमें अगर आप साइन चेंज करते हैं तो इसमें आपका आ जाएगा 12x माइनस 12x कट जाएगा, इधर आपका 7y इजिकल टू आपका आ जाएगा 1400, ये आपका माइनस 1400 हो जाएगा। तो y इजिकल हो जाएगा माइनस 1400 अपन माइनस 7, तो इधर आपका हो जाएगा 200। तो एक रिमार्क का कॉस्ट 200 रुपया है, एक रिमार्क का कॉस्ट 200 रुपया है। तो आप देख लो y इजिकल टू आप क्या लिखे थे रिमार्क, तो इधर ऑप्शन नंबर ये दिखा रहा है कि एक रिमार्क का कॉस्ट 200 रुपये है। अगर ड्रिल का भी आप निकालना चाहते हो तो पहला जो इक्वेशन दिया 4x प्लस 3y इजिकल टू 1200, तो इसमें 4x प्लस 3y 3 इंटू आपका 200 कर दीजिए, रिमार्क का कॉस्ट 1200 हो जाएगा। इधर आप 4x इजिकल टू आपका हो जाएगा 600, तो x का वैल्यू आ जाएगा आपका 150, मतलब ड्रिल हर एक ड्रिल बिट का कॉस्ट 150 रुपीज़ आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 56, द जनरल प्रेफर्ड क्लियरेंस एंगल फॉर कटर फॉर मेजरिंग सॉफ्ट मेटल लाइक ब्रास और कॉपर। जब भी आप मिलिंग कटर से सॉफ्ट मेटेरियल जैसा ब्रास कॉपर का आप मेजरिंग करते हो तो क्लियरेंस एंगल कितना होना चाहिए? ड्रिल के लिए जैसे 8 से 12 डिग्री जनरली यूज होते हैं।
ओके, इसी में देखिए मटेरियल्स आपको दिया है, एक कटर के लिए मटेरियल्स दिया है और इसके लिए HSS कटर के लिए क्लियरेंस एंगल कितना होना चाहिए। लो कार्बन स्टील के लिए 5 से 7 डिग्री, हाई कार्बन स्टील एंड एलॉय के लिए 4 से 7 डिग्री, कास्ट आयरन के लिए 4 से 7 डिग्री, सॉफ्ट ब्रास ब्रॉन्ज कॉपर के लिए 10 से 12 डिग्री, जो आपको क्वेश्चन में पूछा है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। मीडियम एंड हार्ड ब्रॉन्ज के लिए 4 से 7 डिग्री, एल्यूमिनियम मैंगानीज के लिए 10 से 12 डिग्री और एल्यूमिनियम मैंगनीज और प्लास्टिक के लिए 10 से 12 डिग्री आपको दिया है। तो ये देखो, ये आपका मटेरियल का हिसाब से मिलिंग HSS मिलिंग कटर का क्लियरेंस एंगल इसमें वेरी हो रहा है। तो इससे आपको हर एक चीज़ आपको याद रखना है। लो कार्बन स्टील के लिए कितना होता है, हाई कार्बन स्टील एलॉय स्टील के लिए, कास्ट आयरन के लिए कितना होता है क्लियरेंस एंगल, आपको ये चार्ट याद रखना है। इन्वर स्टील का बारे में मैं आपको बताया हूँ। इन्वर स्टील विथ 36% निकेल आर यूज्ड इन प्रिजन इंस्ट्रूमेंट ड्यू टू इट्स प्रॉपर्टी ऑफ। तो इन्वर स्टील 36% निकेल से बनाया जाता है, जो प्रिसिजन इंस्ट्रूमेंट जैसे वर्नियर कैलिपर हम लोग इन्वर स्टील से बनाते हैं। तो क्यों बनाते हैं इन्वर स्टील से? क्योंकि लीस्ट कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन, मतलब हीट मिलने के बाद भी इसका एक्सपेंस नहीं होते, बढ़ता नहीं है। ओके, इसीलिए इन्वर स्टील से बनाया जाता है। जनरली मेटल हीट मिलने के बाद बढ़ जाता है, बट ये इन्वर स्टील हीट मिलने के बाद भी इसका साइज में बढ़ता नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 58, वेनेडियम इज एडेड टू द स्टील टू इम्प्रूव द प्रॉपर्टी ऑफ। स्टील में वेनेडियम क्यों यूज़ किया जाता है? उसके टफनेस को बढ़ाने के लिए यूज़ किया जाता है। जैसे मैं आपको इससे पहले बता दिया हूँ, क्रोमियम करोजन रेजिस्टेंस प्रॉपर्टी बढ़ाने के लिए यूज़ करते हैं। कोबाल्ट यूज़ करते हैं ताकि वो हाई टेम्परेचर में भी उसका मैग्नेटिक प्रॉपर्टी और वेयर रेजिस्टेंस प्रॉपर्टी को सही रख सकते हैं। जैसे सिलिकॉन यूज़ किया जाता है, वो रेजिस्टेंस टू हाई टेम्परेचर ऑक्सीडेशन, ठीक है। तो हाई टेम्परेचर ऑक्सीडेशन से रेजिस्टेंट करने के लिए स्टील में सिलिकॉन डाला जाता है। मैंगनीज जैसे हार्डनेस और स्ट्रेंथ को बढ़ाता है और कूलिंग रेट को कम करता है। ऐसे अलग अलग स्टील जब हम लोग एक्चुअली अलग अलग कंपोनेंट या अलग अलग इंग्रेडिएंट जब हम लोग स्टील में यूज करते हैं, उसका पीछे कुछ ना कुछ कारण होता है। 59 नंबर क्वेश्चन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग फायर एक्सटिंग्विशर इज सुइटेबल फॉर लाइव इलेक्ट्रिकल फायर। लाइव इलेक्ट्रिकल फायर या किसी भी सॉलिड चीज़ जैसे सोडियम, मैग्नीशियम, पोटासियम, एल्यूमिनियम से जब आग लगते हैं तो सॉलिड डी कैटेगरी फायर में आते हैं। तो लाइव इलेक्ट्रिकल फायर को बुझाने के लिए कौन सा एक्सटिंग्विशर यूज होता है? जनरली CO2 एक्सटिंग्विशर होता है। ऑप्शन में CO2 नहीं है, इसलिए हेलोन एक्सटिंग्विशर हो जाएगा। हेलोन एक्सटिंग्विशर हम लोग फील करते हैं CTC कार्बन टेट्राक्लोराइड और BCF ब्रोमो क्लोरो डाइफ्लूरोमीथेन से फिल किया जाता है। तो हेलोन एक्सटिंग्विशर इज फील्ड बाई CTC एंड ब्रोमो क्लोरो डाइफ्लूरोमीथेन से फिल किया जाता है। 60 नंबर क्वेश्चन, इन द इलेक्ट्रो डिस्चार्ज मशीनिंग द टूल इज मेड ऑफ। ECM और EDM का बारे में अगर आपका कोई भी डाउट है तो आप यूट्यूब में ECM और EDM का वीडियो मेरा यूट्यूब चैनल से देख सकते हैं। दोनों वीडियो में डिटेल में मैं आपको समझा दिया हूँ। इससे रिलेटेड आपका और कोई भी डाउट नहीं रहेगा अगर आप दोनों वीडियो को देख लेते तो। अगर आप स्पेशली मशीनरी स्टूडेंट है तो आपको देखना 100% चाहिए, तो आप ज़रूर एक बार देख लीजिएगा। तो EDM में टूल किससे बनाया जाता है? हाईली कंडक्टिव मटेरियल से बनाया जाता है, जैसे कॉपर, ब्रास, एलॉय ऑफ जिंक एंड टीन, हार्डन प्लेन कार्बन स्टील, कॉपर, ग्राफाइट या ग्राफाइट से बनाया जाता है। तो ऑप्शन में कॉपर है तो कॉपर राइट आंसर हो जाएगा। 61 नंबर क्वेश्चन, ए मिलिंग कटर विथ 12 टीथ इज रोटेटिंग एट 100 RPM, द टेबल फीड इज 180 मिलीमीटर पर मिनट, फीड पर टूथ इन मिलीमीटर इज। तो इसमें देखो कटर का 12 टीथ है, 100 RPM में घूम रहा है, टेबल फीड 180 मिलीमीटर पर मिनट और फीड पर टूथ इन मिलीमीटर, मतलब पर टूथ में कितना फीड मिलीमीटर में दिया जा रहा है वो आपको निकालना पड़ेगा। तो ये आपको निकालने के लिए देखो आपको फॉर्मूला याद रखना है, टेबल फीड वो आपका मिलीमीटर पर मिनट में होना चाहिए, इज इक्वल टू होता है FT इंटू Z इंटू N, ठीक है। FT का मतलब होता है फीड पर टूथ, जो आपको निकालना पड़ेगा, FT निकालना पड़ेगा। Z मतलब होता है नंबर ऑफ टीथ और N मतलब होता है RPM, आप सभी स्टूडेंट जानते हैं। और टेबल फीड तो आपको दिया 180 मिलीमीटर पर मिनट, या तो आपको साफ साफ दिया गया है। और इधर आपको करना क्या है, FT आपको निकालना है, Z नंबर ऑफ टीथ दे दिया है, अब 12 टीथ और RPM 100,
तो इधर आपका एफ टी इज इक्वल टू हो जाएगा 180 अपन 12 अपन इंटू 100 हो जाएगा। तो ये आप अगर आप काटिंग करते हैं तो आपका आएगा लगभग 3/20 मतलब 0.15। तो इधर आपका क्या हो जाएगा, फीट पर 2-3 मिलीमीटर 0.15 मिलीमीटर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। ओके, तो ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, मिलिंग मशीन का, सेपर मशीन का, सब फॉर्मूला का काम है। 62 नंबर क्वेश्चन, इन ए डिवाइडिंग हिट इफ द इंडेक्स क्रैंक इज टर्न बाय 2 कंप्लीट रेवोल्यूशन, तो इंडेक्स क्रैंक 2 कंप्लीट रेवोल्यूशन कर ले रहा है और फिर 10 होल इन 30 होल सर्किल प्लेट, किसी 30 होल सर्किल प्लेट है उसमें 10 होल को कवर कर लिया, मतलब 1/3 को कवर कर लिया, फिर और एक बोला है कि और एक रोटेशन, 2 रोटेशन को कंप्लीट कर लिया, तो इस टोटल कितना हो जाएगा 7/3 हो जाएगा। तो आप देख लीजिए, तो फॉर्मूला होता है T/D/9। तो इधर आपका निकालने के लिए क्या दिया है, द वर्कपीस टर्न थ्रू डैश डिग्री, तो ये आपको निकालना पड़ेगा। तो टी का जगह आप लिख लीजिए, टी का जगह 7/3 लिख लीजिए, D/9, तो ये आपको डी का वैल्यू निकालना पड़ेगा। तो डी इज इक्वल टू आपका 21 डिग्री आ जाएगा। तो ऑप्शन चेक कर लीजिएगा, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। ये भी फॉर्मूला आपको याद रखना है, ठीक है। तो वर्कपीस टर्न्स थ्रू डैश डिग्री, कितना डिग्री में टर्न करना पड़ेगा, 21 डिग्री में टर्न करना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 63, इफ द माइक्रोमीटर स्पिंडल थ्रेड हैज P pitch and thimble as n divisions, then list count of the micrometer is। माइक्रोमीटर की लिस्ट काउंट निकालने का फॉर्मूला तो आपको पता होना चाहिए, लिस्ट काउंट इज इक्वल टू पीच अपन नंबर ऑफ डिवीजन इन थिम्बल। तो इसमें देखो स्पिंडल थ्रेड का पीच P दिया है और नंबर ऑफ डिवीजन इन थिम्बल एन दिया है, तो लिस्ट काउंट इज इक्वल हो जाएगा P/N, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 64, स्विवेलिंग ऑफ द टेबल टू एन एंगल ऑफ 30 डिग्री टू 45 डिग्री इज परमिटेड इन। तो कौन से मिलिंग मशीन का टेबल को 30 डिग्री से 45 डिग्री तक हम लोग स्विवेल कर सकते हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यूनिवर्सल मिलिंग मशीन का। इसको हम लोग 45 डिग्री क्लॉकवाइज और 45 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज भी इसको हम लोग दोनों तरफ हम लोग स्विवेल कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 65, द कोड यूज्ड इन CNC मशीन टूल फॉर सर्कुलर इंटरपोलेशन क्लॉकवाइज डायरेक्शन। बहुत बार मैं आपको आज का क्लास में बताया हूँ, ये आपका हो जाएगा G02। ओके, ये आपका सर्कुलर इंटरपोलेशन क्लॉकवाइज डायरेक्शन। अगर G03 बोलता तो उसका ऑपोजिट हो जाएगा एंटी क्लॉकवाइज या काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन। क्वेश्चन नंबर 66, फिक्सर्स आर यूज्ड इन प्रोडक्शन वर्क। मास प्रोडक्शन वर्क में फिक्सर क्यों यूज़ किया जाता है? फिक्सर से हम लोग किसी भी वर्क पीस को होल्ड कर सकते हैं, लोकेट कर सकते हैं, तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 67, द सिंथेटिक रबर विच हैज़ गुड रेजिस्टेंस टू वेयर एजिंग एंड यूज्ड फॉर ऑटोमोबाइल टायर इनर ट्यूब इज मेड ऑफ। इसमें देखो वो कौन सा सिंथेटिक रबर है, इसका रेजिस्टेंस टू ईयर घिसने का प्रतिरोध भी अच्छा से करता है, काफ़ी लंबे टाइम तक टिकता है, और इसका ऑटोमोबाइल टायर का इनर जो ट्यूब है वो बनाने के लिए यूज किया जाता है, कभी उसको कॉन्वेयर बेल्ट बनाने के लिए यूज किया जाता है। तो कौन सा सिंथेटिक रबर हो जाएगा? नाइट्रिल ब्यूटेडियन। तो नाइट्रिल ब्यूटेडियन ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 68, द चीजेल यूज्ड फॉर स्क्वायरिंग कॉर्नर्स एट द कॉर्नर जॉइंट। तो इसमें बोला है किसी भी आपका मेटल है उसमें एक कॉर्नर जॉइंट को स्क्वायर बनाने के लिए कौन से चीजेल यूज होता है? डायमंड पॉइंट चीजेल यूज होता है, जिसका पॉइंट V शेप का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 69, इन द स्लॉटिंग मशीन द रैम होल्डिंग द टूल जनरली इज ऑफ डैश टाइप। स्लॉटिंग मशीन में रैम टूल को पकड़ के रखते हैं, और ये किस टाइप ऑफ होते हैं? ये रेसिप्रोकेटिंग टाइप होता है, क्योंकि ये आगे पीछे टूल मूव करते हैं, तो ये आपका रेसिप्रोकेटिंग टाइप हो जाएगा। ओके, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। 70 नंबर क्वेश्चन, द हैंड एंड मशीन रिमर्स टीथ आर जनरली अनइवनली स्पेस्ड टू। तो हैंड और मशीन रिमर का टीथ क्यों अनइवनली स्पेस में किया जाता है, मतलब सबको इक्वल स्पेस में क्यों नहीं काटा जाता है टीथ को? तो अगर
अनइवनली उसको काटा जाता है, मतलब कहीं इसको इधर कटा, कहीं इसको इधर, कहीं इसको इधर, फिर इधर। तो अनइवनली क्यों हम लोग करते हैं, इसका पीछे कारण होता है अनइवनली अगर टीथ को काटते हैं तो चटरिंग आवाज़ कम होता है, जो चेक चेक करके जो आवाज़ होता है वो आवाज़ कम हो जाता है। ओके, इसीलिए टीथ का बीच का गैप अनइवन और समान रखा जाता है। 71 नंबर क्वेश्चन, मशीन टूल बेड्स आर मोस्ट कॉमनली मैन्युफैक्चर्ड यूजिंग व्हिच ऑफ द फॉलोइंग मटेरियल। मशीन टूल बेड्स जनरली किस धातु से बनाया जाता है, पहले ही मैं आज का क्लास में बताया हूँ, ग्रे कास्ट आयरन से बनाया जाता है। इसका लॉन्ग एजिंग प्रॉपर्टीज़ होता है, काफ़ी लंबे टाइम तक इस स्टेबल रहता है, और इसको हम लोग मशीनिंग भी कर सकते हैं और प्रीहीट करके इसको हम लोग वेल्डिंग भी कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 72, द टूथ प्रोफाइल मोस्ट कॉमनली यूज्ड इन गियर ड्राइव्स फॉर पावर ट्रांसमिशन इज। तो इसमें देखो पावर ट्रांसमिशन में गियर ड्राइव का टूथ प्रोफाइल कैसा होता है, तो टूथ प्रोफाइल इनवॉल्यूट होता है। एक सिंपल क्वेश्चन है और ये बहुत बार मैं इससे पहले क्लास में डिस्कशन किया हूँ। 73 नंबर क्वेश्चन, गिवन द डायमेंशन 50 प्लस माइनस 0.02 मिलीमीटर, द टॉलरेंस वैल्यू इज। तो टॉलरेंस इजिकल होता है मैक्सिमम लिमिट माइनस मिनिमम लिमिट। तो इसमें मैक्सिमम लिमिट आपको हो जाएगा 50.02 और मिनिमम लिमिट हो जाएगा 49.98। तो इधर आपका हो जाएगा 0.04 मिलीमीटर टॉलरेंस। ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 74, द गेज यूज टू चेक द इंटरनल थ्रेड ऑफ कंपोनेंट्स। किसी भी कंपोनेंट का इंटरनल अगर थ्रेड कटे होते हैं तो वो चेक करने के लिए थ्रेड प्लग गेज यूज़ होता है। और प्लग गेज का गो साइड मिनिमम साइज को चेक करता है और नो गो साइड मैक्सिमम साइज को चेक करता है। क्वेश्चन नंबर 75, इफ a माइनस बी इज इक्वल टू 7, ए बी इज इक्वल टू 18, देन द वैल्यू ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का फॉर्मूला होता है a माइनस बी तर होल स्क्वायर प्लस 2ab। तो इधर देखो a माइनस बी का वैल्यू है 7 तर स्क्वायर प्लस 2ab, ab का वैल्यू दे दिए 18, मतलब ये आपका हो जाएगा 49 प्लस 36। तो इधर हो जाएगा आपको 5 और 7 8, तो टोटल 85 आ जाएगा। तो 85 85 राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 76, ए copper alloy cast component weighing 45 kg has 10% zinc, 76% copper and 14% tin. What is the amount of copper by weight in the alloy? तो इसमें देखो टोटल जो कंपोनेंट है 45 kg है, 45 kg में से इसमें 76% कॉपर है, बाकी इसको अगर टोटल करते हैं तो देखो इधर 86 प्लस 14 100 आ जाएगा। तो इसको अगर आप काटते हैं तो टोटल काटने का बाद इसका वैल्यू आ जाएगा 34.2 kg। तो 34.2 kg आपका कॉपर रहेगा। बाकी अगर आप 10% कैलकुलेट करते हैं तो 10% मतलब 4.5 kg आपका हो जाएगा जिंक, और 34.2 प्लस 4.5 की जगह जिंक को ऐड कर देते, और ऐड करने के बाद अगर 45 के से माइनस कर देते तो वो आपका टीन का वैल्यू आ जाएगा जो 14% है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 77, ए इज 20% मोर एफिशिएंट देन बी, हाउ मच डेज विल दे वर्किंग टुगेदर टेक टू कंप्लीट ए जॉब व्हिच बी एलोन कुड हैव डन इन 20 डेज। इसमें बोला है ए का एफिशिएंसी बी से 20% ज़्यादा है। अगर बी अकेला उसी काम को 20 दिन में कंप्लीट कर सकते तो दोनों मिलकर अगर काम करते तो कितने दिन में कंप्लीट कर सकते काम को। ठीक है, मेरा बात फिर से सुन लीजिए, ए का एफिशिएंसी बी से 20% ज़्यादा है। बी अगर 100 होता है तो ए का एफिशिएंसी 120% होगा। ठीक है, तो इसमें बोला है बी अगर उसी काम को 20 दिन में कंप्लीट कर सकते हैं तो ए और बी एक साथ मिलके वो पूरा काम को कंप्लीट करते हैं कितने दिन में। तो इधर आप कर लीजिए, इधर आपका 6:5 हो जाएगा अगर आप रेशियो करते हैं। तो ये आपका क्या आ गया, ये आपका एफिशिएंसी आ गया। ठीक है, तो इधर आप लोग जानते हैं टोटल वर्क जब आपको निकालना पड़ेगा कि कितना टोटल एक्चुअली वर्क है जिस वर्क को बी ने 20 दिन में कंप्लीट किया है। ठीक है, तो टोटल वर्क निकालने के लिए आपको करना पड़ेगा एफिशिएंसी इनटू टाइम टेकन। तो एफिशिएंसी बी के लिए कितना हो जाएगा, बी के लिए 5 है और टाइम 20 दिन का लगाया है। टोटल देखिए ये आपका 100 हो जाएगा, टोटल वर्क आपका 100 हो जाएगा।
मतलब टोटल पार्ट ऑफ काम 100 है, जिसको कंप्लीट करने के लिए बी को 20 दिन लगा है। और ये 100 पार्ट काम को ए और बी मिलके कितने दिन में कंप्लीट कर सकते हैं। तो इसमें टोटल एफिशिएंसी ए और बी का कितना हो जाएगा 6 + 5, तो ए प्लस बी का टोटल एफिशिएंसी 6 + 5 मतलब 11 हो जाएगा। ठीक है, टोटल पार्ट ऑफ काम कितना है 100। तो इधर आपको टाइम निकालना पड़ेगा। तो टाइम इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, इसी फॉर्मूला में आप डाल दीजिए टोटल वर्क अपन एफिशिएंसी। तो टोटल वर्क अपन एफिशिएंसी, टोटल एफिशिएंसी, तो इधर टोटल भी लिख लीजिए। तो टोटल वर्क आपका 100 है और टोटल एफिशिएंसी 11। तो टोटल कितना टाइम लगेगा, दोनों मिलकर अगर काम करते तो 100 अपन 11 डेज का टाइम लगेगा। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 78 आप पढ़ लीजिए। इन केस ऑफ टेपर प्लग गेजेस द लिमिट ऑफ अ कंपोनेंट्स फॉर गो एंड नो गो इज वेरीफाइड बाय चेकिंग द। तो टेपर प्लग गेज में देखो गो और नो गो कैसे चेकिंग करके वेरीफाई किया जाता है। तो एंड ऑफ द कंपोनेंट, कंपोनेंट का जो लास्ट भाग है मस्ट लाई बिटवीन द लिमिट्स प्रोवाइडेड इन द स्टेप इन द गेज। तो इसमें जो भी कंपोनेंट का एंड है वो दोनों लिमिट जो प्रोवाइड किया गया, अपर लिमिट और लोअर लिमिट जो टेपर प्लगेज में प्रोवाइड किया गया उसी का अंदर होना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 79, द फंक्शन ऑफ इंटरपोलेटर इन ए सीएनसी मशीन कंट्रोलर इज। सीएनसी मशीन कंट्रोलर में इंटरपोलेटर का कार्य क्या होते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा, टू कोऑर्डिनेट द फीड रेट्स ऑफ एक्सिस। फीड रेट ऑफ एक्सिस में सहायता करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 80, और इस क्वेश्चन पर आप लोगों को ऑब्जेक्शन करना था। मैक्सिमम स्टूडेंट ऑब्जेक्शन इस क्वेश्चन पर किया है। द इफेक्टिव डायमीटर ऑफ स्क्रू थ्रेड कैन बी मेजर्ड यूजिंग। तो किसी भी स्क्रू थ्रेड का इफेक्टिव डायमीटर या पिच डायमीटर कैसे हम लोग मेज़र कर सकते हैं। तो स्क्रू थ्रेड माइक्रोमीटर से हम लोग कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होना चाहिए, बट स्क्रू थ्रेड कैलिपर गेज दिया जो गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का सही आंसर है। तो हमसे जितना हो पाया मैं मैशिनिस्ट पेपर का एनालिसिस किया हूँ, और इसमें जितने भी न्यूमेरिकल था सिर्फ एक को छोड़ के बाकी सभी न्यूमेरिकल का सलूशन मैं दे सका हूँ। तो वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। आप लोगों का सपोर्ट से और भी हमें मोटिवेशन मिलेगा। तो आप लोगों के लिए भी, आप लोगों का ट्वीट से जो वीडियो कभी भी नहीं मिलता है, मैक्सिमम यूट्यूब चैनल आप देखना फिटर ट्रेड के लिए होते हैं, तो एटलीस्ट मैं आप लोगों के लिए भी अच्छे करने का कोशिश करूँगा। आप लोगों का जो जो टॉपिक में प्रॉब्लम है उसी को भी मैं धीरे धीरे कंप्लीट कराने का कोशिश करूँगा। तो वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आज के लिए इतना है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टाटा बाय बाय।